हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। और कैसे मिजाज हैं आप लोगों के। वेलकम टू बाखबर सवेरा। मैं हूं साइम खान और मैं जानना आप लोगों से ये चाहता हूं कि रात को नींद कैसे आ रही है आजकल आप लोगों को, क्योंकि मुझे तो रात को नींद नहीं आती। सोने के वक्त जो है वो पेट्रोल की कीमत का ऐलान हो जाता है और उसके बाद फिर पूरी रात यही सोचते हुए गुजर जाती है कि सुबह गाड़ी निकालेंगे या फिर सुबह पहिया पहिया चल के जाएंगे दफ्तर। यही सोचते सोचते पूरी रात गुजर जाती है और सुबह उठ के फिर दफ्तर का टाइम हो जाता है। हुकूमत ने जनाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया। रात को पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। एंड नॉट टू फॉरगेट कि परसों जो इजाफा हुआ था वो हुआ था जनाब 4 रुपये 4.76 पैसे का, मतलब 5 रुपये का इजाफा हुआ था। आज 6 रुपये का इजाफा हुआ। जो परसों जो कमी हुई थी वो हुई थी 35 रुपये की। इट मीन्स के 2 दिन के अंदर पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपये का होशरुबा इजाफा हुआ। तो वो जो हमें वीकली मिनी हार्ट अटैक आता था वो हमें डेली आ रहा है। अच्छा, डीजल का बता दूं मैं आपको। डीजल 7 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर इजाफे के बाद 375 रुपये 4 पैसे का फ़ी लीटर हो गया है। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें आज के लिए हैं, जो अब फिर आज रात को जनाब फिर दोबारा नया ऐलान होगा। आज देखते हैं कि आली मंडी के हिसाब से आज जो है वो कीमतें रात को कमी होती है उसमें या इजाफा होता है। लेकिन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने जो हड़ताल का ऐलान किया हुआ था ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर, अब वो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कुछ यकीन दहानियाँ हुई हैं, कुछ मुज़ाकरात हुए हैं और जो मुल्क गिर हड़ताल है वो मौखर करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीलर्स ने कहा कि हुकूमत ने उन्हें यकीन दिलाया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के यौमिया तयन का निज़ाम 15 रोज़ा आजमाइशी बुनियाद पर है और उम्मीद है कि इस दौरान उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएंगे। तो मतलब उनको तो सेटिस्फाई कर दिया गया है, उनको तो कन्विंस कर लिया गया है। अब बेचारे अवाम कहाँ जाएंगे, अवाम को कौन कन्विंस करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। वज़ीर पेट्रोलियम का ये कहना था कि खित्ते में जंग के ख़तरात और आलमी मंडी में ख़ाम तेल की गैर मामूली सूरत हाल के बायस कीमतों में इजाफा नागुज़ीर हो रहा है। तो अब ये जो अनसर्टेन सिचुएशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की और जंग की, ये तो पिछले 3 महीने से चल रही है और आगे कब तक चलेगी ये भी किसी को नहीं पता। तो तब तक हम पाकिस्तान में ऐसे ही सफ़र करते रहेंगे। जो आम आवाम है वो रोज़ाना इसी ताक में बैठे रहेंगे कि आज रात को 5 का इजाफा होगा या 6 रुपये का होगा या 10 रुपये का होगा, और अगला दिन किस तरह से गुजारेंगे। सुबह स्कूल्स में किस तरह जाएंगे, दफातर में किस तरह जाएंगे, अशिया खुर और नोश। सुबह उठ के नाश्ता ख़रीदने के लिए लोग आजकल रात को परेशान होते हैं। सोने से पहले ये सोचते हैं कि सुबह उठ के अंडे लेने जाने, दूध लेने जाने, पता नहीं वो किस भाव पर मिलेंगे। ये भी वैसे फार्मूला किसी को समझ में नहीं आ रहा। जनाब, अब हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की। आपको बता दें कि आबनाए हॉर्मुज़ बंद है और दुनिया समेत पाकिस्तान भी परेशान है। पाकिस्तानी परेशान। सेल्फ तेल की कीमतें आसमान को पहुंच रही हैं। पाकिस्तान में यौमिया पेट्रोलियम कीमतों के तयन पर आवाम और पेट्रोल डीलर्स को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, अब वो जो पेट्रोलियम डीलर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो खैर दूर हो गए हैं, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। अब जनाब, ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आबनाए हॉर्मुज़ की बंदिश के बाद एहतियाती तौर पर खाम तेल की दरामद के मुतबादिल ज़राए तलाश करना शुरू कर दिए हैं। इंटरेस्टिंग। रिफाइनरीज़ को हिदायत की गई है कि वो बैनुल अक़वामी कंपनियों से राबिता करके अमरीका, नाइजीरिया, वस्ती एशिया ममालिक और सिंगापुर जैसे मुतबादिल ज़राए से तेल की दस्तियाबी का जायज़ा लें। अगरचे इन ममालिक से तेल मंगवाना मुमकिन है, लेकिन इसमें फासला, नकलो हमल और अखराजात और सप्लाई के इंतजामात जैसे चैलेंजेस भी मौजूद है ऑब्वियसली। लेकिन जनाब, पाकिस्तान ने अमेरिका से, आपको ये भी बता दें कि 10 अरब डॉलर की एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी फराहम करने की दरख्वास्त की है। ये कल की जो थी ना वो एक बड़ी ब्रेकिंग और एक हाईलाइटेड स्टोरी थी जो कि हमने आपको रिपोर्ट की। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी, रुपए पर जो हमारी करेंसी पर जो दबाव है उसमें कमी, मौशी इस्तेहकाम को मजबूत बनाना। अब बरतानवी खबर रसां इदारे के मुताबिक ये दरख्वास्त वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट को भेजी गई है, जिसमें 5 साला माली सहूलत की तजवीज़ शामिल है। दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में ये पाकिस्तान के लिए एक अहम माली सहारा साबित हो सकती है और वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मौशी ताउन बढ़ाने, अमरीकी सरमायाकारी में इजाफे और साथ ही साथ ज़राअती मनसूबों और पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने जिस कदर मुखलिसाना तौर पर और दिन रात एक करके अंत तक मेहनत की, कोशिशें की, सालिसी की इस जंग को ख़त्म कराने के लिए, पीस के लिए, पाकिस्तान एटलीस्ट ये तो डिज़र्व करता है। जनाब, बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर मौशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब।
बहुत शुक्रिया खाकान साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। एंड गुड मॉर्निंग टू यू सर। जंगें तबाही लेके आती हैं लेकिन साथ साथ कुछ हार्ड लेसन्स भी सिखा जाती हैं। ये इस पूरे जंग एपिसोड से जो हमने एक हार्ड लेसन सीखा वो ये था कि हमें एक तो अपने अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई करना चाहिए, जैसे आप भी बारहा आके बताते रहे। दूसरा, हमें किसी एक सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमारे पास वेरियस ऑप्शंस मौजूद होनी चाहिए। तीसरा, फिर रिजर्व्स, तो वो तो हमने जब से जंग स्टार्ट हुई थी इनिशियल स्टेजेस में हमने जान लिया था कि हमारे पास रिजर्व्स होने चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट है अब जो पाकिस्तान में जो सर जोड़ के बैठे हैं आला हुकाम और अब गौर कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट रूट्स क्या हो सकते हैं, नाइजीरिया, अमेरिका और बाकी ममालिक, आपको लगता है कि ये फिजिबल होगा? मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान को अगर आप फायर फाइटिंग मोड ऑफ पॉलिसी में रखेंगे तो आप कभी भी देरपा नताइज नहीं हासिल कर पाएंगे। इसका आज के कॉन्टेक्स्ट में मतलब क्या है? पहले मैं लॉन्ग टर्म की बात करूंगा, टू फिक्स पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर, स्पेशली द पेट्रोलियम वन, एंड देन वील कम आल्सो टू के शॉर्ट टर्म में क्या ऐसी 2-4 चीजें हैं जो फौरी तौर पे करनी चाहिए। जब तक आप ये मानेंगे नहीं कि कॉम्प्रिहेंसिवली मार्केट आर्किटेक्चर रिफॉर्म मांगता है पेट्रोलियम सेक्टर का अक्रॉस ऑयल, गैस, LNG, LPG, रिफाइनिंग, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स एंड रिटेल सप्लाई, तो आप मुझे आज से 3 साल बाद भी इंटरव्यू कर लेना, आई विल से एग्जैक्टली द सेम थिंग। नंबर 1 बात यह है कि अगर आप इसी तरह भी एक मार्केट लिबरलाइजेशन, जिसका मतलब ये नहीं है कि ओगरा जो है वो कीमत का तायुन कर रही हो, ये वही तायुन है जो आज से 6 महीने पहले, 2 महीने पहले हुआ करता था, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन। हम 7 दिन की मूविंग एवरेज पर एक प्राइस निकालते हैं, अब वो डेली पास हो रही है, पहले वो वीकली पास हो रही थी। सो लेट्स बी वेरी क्लियर, असल डीरेगुलेशन का मतलब ये होता कि यू लीव द मार्केट प्राइस टू द OMCs, let them compete on the cargoes they have and let the market function। ये हम करते हैं इस वक्त भी हाई ऑक्टेन में। मैं 2018 में टेबल पे मौजूद था और ये बड़ी क्लियरली बात हो गई थी कि वी शुड मूव टू दिस। आज 2026 में आई एम रिपीटिंग कि दिस इज द वे फॉरवर्ड ऑन दिस। इसी तरह फ्रेट इक्वलाइजेशन या मार्जिन्स जो अभी डीलर्स की बात हो रही है, इसके लिए आपको एक स्टेट ऑफ द आर्ट रेगुलेटर चाहिए। मैं फिर अदब से कहता हूं कि पाकिस्तान के रेगुलेटरी निज़ाम एक नेसेंट स्टेज में है। पाकिस्तान में रेगुलेटरी कैपेबिलिटी के लोग अवेलेबल नहीं हैं। यू गॉट टू गो अब्रॉड एंड गेट समवन जो मार्केट मेकिंग कर सकें। ना हम रिटेल मार्केट बना पाए हैं एनर्जी, जिसका इलेक्ट्रिसिटी में, और यही प्रॉब्लम एनफोर्सेबल लाइसेंसिंग, ट्रांसपेरेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, रूटीन ऑफ मार्केट डेटा, दिस इज व्हाट द फंक्शंस ऑफ अ रेगुलेटर। वो भी समझें कि मार्केट आर्किटेक्चर क्या है। You don't need an OGRA and you don't need an EPRA. You need a unified Pakistan energy regulator जो एक मार्केट बना पाए। अगेन, अगर इस आर्किटेक्चर को नहीं छेड़ेंगे और इसको पार्किंग प्लेस ही समझेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। नाउ आपने बड़ी अच्छी बात की, आप जरा अपनी अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट की बात देखिए। 2019 में अगेन मुझे अच्छी तरह याद है एक रिफाइनरी लगाने की बात हुई थी। पाकिस्तान की इस वक्त की सारी रिफाइनरीज, वो रिफाइनरी तो नहीं लगी, सऊदी अरेबिया के इश्तराक से ये बात हुई थी। पाकिस्तान की आज सारी रिफाइनरीज बिसाइड्स पार्को सिर्फ लाइट कन्वर्जन करती हैं। ये जो क्रूड आया, जब हमने कहा कि हम लेकर आएंगे रशिया से, तो पता ये चला कि वो तो कोई रिफाइनरी कर ही नहीं सकती रिफाइन, बिकॉज जो डीप कन्वर्जन है वो कोई करती नहीं है। हम एक हाइड्रो स्किमिंग पे हैं। दिस इज एन ओल्ड टेक्नोलॉजी। इंडिया ने अपनी सारी रिफाइनरीज अपग्रेड कर ली हैं सो दे कैन यूज चीपर क्रूड फ्रॉम रशिया। अब आप आ जाइए कि इसी तरह प्रॉब्लम क्या है। आपकी कंपेटिटिव गैस मार्केट का मतलब थर्ड पार्टी गैस एक्सेस, लिबरलाइज्ड LNG एंड पेट्रोलियम इंपोर्ट्स है। आई एम नॉट श्योर कि हम क्यों आज तक अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये काम हमें जरूर करना चाहिए। अब आ जाइए जरा प्राइसिंग पे। अगर आप पेट्रोलियम लेवी लगी, हमने 10 रुपए पे लेवी लगाई थी। आई वाज स्टिल ऑन द टेबल व्हेन वी वेंट थ्रू दिस, और इसका मकसद उस वक्त 18% GST से निकलना था, बिकॉज हम अगेन एक मेजर NFC का रिफॉर्म कर नहीं पा रहे थे। सो वी मूव टू दिस। कहने का मकसद ये है कि जब तक आप ये डीपर रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो
इन द शॉर्ट रन आप फंसे रहेंगे। डॉक्टर साहब, सो राइट कि हमें डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, मैं उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन मैं पहले नजर आपसे एक फार्मूला समझना चाहता हूँ जो कि हम पिछले एक हफ्ते से समझना चाह रहे हैं। मैं जानना आपसे चाह रहा हूँ कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान में जब बढ़ना शुरू हुई तो 270 से बढ़ते 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 आज 327 रुपए कुछ पैसे पर हैं। पहले ये फार्मूला, पहले अब जो प्राइसेस का तयन होता था 15 दिन के ऊपर, फिर हफ्ते पे आया, फिर अब एक दिन के ऊपर आ गया है। जानना मैं आपसे चाह रहा हूँ कि इससे जब यौमिया जब प्राइसेस का तयन होगा, अब फॉर इंस्टेंस जो गुड ट्रांसपोर्टर्स हैं वो किस तरीके से प्राइसेस को डिसाइड करेंगे? अगर मैंने परसों कराची से गिलगित एक पार्सल भिजवाया है या फ्रेट भिजवाया है, 2 दिन के अंदर 11 रुपए इजाफा हो गया है, अब ये क्या फॉर्मूला है? कैसे डिसाइड होंगे फ्रेट चार्जेस और ये ट्रांसपोर्टेशन के किराए किस तरह से डिसाइड होंगे? तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक तो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हमने कोई मेजर फॉर्मूला में चेंज नहीं किया। ये प्राइसेस पहले भी ओबरा इसी तरह एक हफ्ते की एवरेज लेकर मूविंग एवरेज निकालकर डिटरमिन करता था। अब वो पास डेली की बेसिस पे हो रही हैं। ख्याल ये था कि इसकी वजह से जो आप बात कह रहे हैं कि एबरेशन यानी कि चेंज बहुत ना आए, बट इन द कंडीशन जहां पे इस वक्त मार्केट बहुत वॉलेटाइल मूव कर रही है, अगर आप मेरे अपने पुराने इंटरव्यूज भी देख लें तो मैंने कहा था कि प्लान फॉर दिस ईयर, बिकॉज मार्केट एलिवेटेड रहेगी, मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, चाहे वॉर खत्म भी हो जाए तो जो डिसरप्शन हुई है उनको ठीक होते टाइम लगेगा। अब इस वक्त $96 पे ब्रेंट है एज वी स्पीक और $88 पे WTI है। अब जो फिजिकल है वो तो इस वक्त भी बहुत इससे ज्यादा वॉलेटाइल है, सिंगापुर फ्लैट। सो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि शुड वी हैव मूव टू अ डेली प्राइसिंग मॉडल इन सच वॉलेटिलिटी। आई थिंक कि मे बी इस पे कंसल्टेशन अगर ज्यादा कर लेते तो शायद हम अगर थोड़ा सा वीकली पे ही रहते, ताकि लोग जो कि प्लानिंग कर रहे हैं वो इस वक्त को गुजार लेते और जब ये वॉलेटिलिटी खत्म हो जाती तो जरूर इसको डीरेगुलेशन की तरफ, फुल डीरेगुलेशन, नॉट द काइंड दैट वी हैड टुडे, वी कुड हैव मूव्ड। एक बात मैं और कहूंगा कि इन द शॉर्ट रन जो आपके पास लीवर्स हैं आर द फॉलोइंग। एक तो ये है कि आपको डिमांड मैनेजमेंट के मेजर्स छोड़ने नहीं चाहिए थे, जो हमने छोड़ दिए और हम फिर नॉर्मल पे आ गए। नंबर 2 जो मेजर है आपके पास वो है पेट्रोलियम लेवी। मैं फिर कहता हूं कि अगर आप 18% पे अप्लाई करेंगे तो ये 80 और 90 रुपए शायद नहीं बनेगी। गो बैक टू द IMF, हैव अ डिस्कशन। कार्बन लेवी इज एट 5 रुपीज, वी इंक्रीज दैट ऑल्सो। वो अगर 100-150 अरब जमा हो रही है इस साल में तो उसको यूज कीजिए सो दैट आप जिसे कहते हैं इंडिजनाइजेशन, यानी कि सोलर, विंड, यानी कि आप क्लाइमेट फ्रेंडली ग्रीन जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन मच क्विकर कर सकें देन एंटिसिपेटेड, बिकॉज जो एक्सटर्नल शॉक है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू इज कि फ्यूल स्विचिंग इन द शॉर्ट रन, स्ट्रेटेजिक फ्यूल एलोकेशन, पेट्रोलियम लेवी, डाइवर्सिफाइड फ्यूल इंपोर्ट्स। इसका क्या मतलब है? यूएस, वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया है इसमें, अदर नॉन गल्फ हैं जो आउटसाइड हरमोज हैं और आउटसाइड बाबुल दमोज है जहां पे इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है। अगर तो आप ये कर लेंगे, पाकिस्तान में आज अगर मैं फिगर कोट करूं तो मेरा ख्याल है 12 दिन का क्रूड होगा पाकिस्तान के पास। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी पिक अप मोर क्रूड। पेट्रोलियम शायद 20-21 दिन का होगा। अगेन व्हाट इज द इशू? कोविड के बाद हमने ये डिस्कस किया था कि हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पे जाएंगे। करेक्ट, आई एग्री विद यू। व्हाट आई ट्राइड टू एक्सप्लेन जस्ट टू एंड दिस, जब तक आप एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, पॉलिसी साजी के लिए एक प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री, प्रोफेशनल रेगुलेटर ये सब काम नहीं करेंगे और अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट प्लस जो निकलेंगे नहीं SNGPL और SSBC को चलाने से, ये मौका है, एक एक्सोजेनस शॉक है कि 3 से 5 साल में कॉम्प्रिहेंसिवली ये काम कर जाए। आखिरी बात ये है कि काम हमेशा बिल्कुल हो रहा होता है। स्टेट इज ऑलवेज वर्किंग, इट इज द पेस, द डेप्थ, द क्वालिटी, द स्केल। दिस इज समथिंग टोटली डिफरेंट टू थिंक अबाउट। Pakistan today, brand Pakistan at a good level, has to start thinking of quality, pace, scale and depth of the work that we need to do. एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म नहीं मांगता, एनर्जी सेक्टर तंजीम नौ मांगता है। हम पैच वर्क से इसको ठीक कर नहीं सकते और इसकी जो एनर्जी सिक्योरिटी की इस वक्त हाइटेंड नीड है बिकॉज ऑफ द शॉक दैट द वर्ल्ड इज टेकिंग, और ये जाने वाला भी नहीं है। मैं बार बार कहता था कि इस साल कीमत $90 एवरेज करेगी।
ये फिजिकल की कीमत की बात हो रही है। आप इस कीमत पे ना जाएं जो आप इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज पे देख रहे हैं। दैट इज समथिंग टोटली डिफरेंट देन द सिंगापुर प्लैट्स जिस पर हमने प्राइसिंग की हुई है। कैन वी डू ऑल दिस? पाकिस्तान अब तक तो इस तरह के स्ट्रक्चरल वर्क, और मैंने हमेशा कहा है कि मेरी प्रॉब्लम वहां पे अराइज करना शुरू करेगी कि जब आप IMF में सितंबर में निकलना शुरू होंगे तो क्या आप हाइटेंड इनफ्लोज ऑफ इंपोर्ट एट दिस प्राइस, हाउ विल यू बी एबल टू डॉक्टर साहब, क्विकली टू वाइंड अप द कॉन्वर्सेशन बस ये बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान के पास ऑल्टरनेटिव इमीडिएट रूट्स क्या हैं, और अमेरिका, नाइजीरिया, वस्ती एशिया, सिंगापुर, कहीं ये तो नहीं होगा कि सप्लाई को यकीनी बनाते बनाते हम फ्रेट चार्जेस भुगतने पड़ जाए हमें? देखिए, ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स एक क्रेडिबल मीडियम टर्म सप्लायर है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नाइजीरिया एक प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव है। फिर टैपी और कासा 100 आपकी जो लॉन्ग टर्म है वो है। सिंगापुर एक ग्लोबल ट्रेडिंग एंड रिफाइनिंग हब है। इफ वी गो देयर वी आर ईस्ट से आप बिल्कुल पिकअप कर पाएंगे। सो 12 दिन के क्रूड को बढ़ाएं, जो पेट्रोलियम के रिजर्व्स हैं अगर 20-21 दिन के हैं उनको मैनेज करें, और बाकी जो लेवीज हैं फंड के पास जाएं और उनसे डिस्कशन करें। एक्सपेंडिचर कट लगाएं। मैं फिर कहता हूं कि आपको डिमांड साइड मेजर्स नहीं छोड़ने चाहिए इस वक्त, कंसिडरिंग कि ये लॉन्गर जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपने बड़े अच्छे से हमें बातें समझाई। और बाहर के ममालिक में लोग छाता लेके निकलते हैं कि किसी टाइम भी बारिश हो सकती है। हम लोग यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि हमें ओगरा की जो वेबसाइट है ना वो हाथ में ऐसे खोल के रखनी चाहिए और फिर बाहर निकलना चाहिए कि किसी टाइम भी जो है वो पेट्रोल की कीमतें रात के अंधेरे में जो है ना वो इंक्रीज़ हो सकती हैं। और वो किधर गए वो लोग वो जो कहते थे कि गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवाना, वो अब वो सब लोग गायब हो गए, क्योंकि अब पेट्रोलियम जो सिचुएशन है इस वक्त मुल्क में जो बनी हुई है उसमें कोई किसी का दोस्त नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा। बट लेट्स सी कि पाकिस्तान जो है वो कौन से अल्टरनेटिव रूट्स का इंतखाब करता है। काफ़ी वेरियस रूट्स हैं, इस पे हुकाम सर जोड़ के बैठे हैं। जो भी इसके हवाले से अपडेट्स होंगी विल लेट यू नो अबाउट दैट। तब तक हम भी आपके साथ हैं और हम भी ये जो इजाफे हैं ये भुगत रहे हैं। बट मूविंग फॉरवर्ड एंड कमिंग टूवर्ड्स द वेदर सिचुएशन, जनाब पंजाब में आपको पता है कि धुआंधार मॉनसून का स्पेल जारी है। हर शहर में बादल जमकर बरस रहे हैं। मैं किस शहर की बात करूं? और अच्छा, इसी दौरान क्या हो रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत भी शुरू कर दी। भारत अपने जो ओछे हथकंडे हैं उनसे बाज नहीं आता। भारत में इटसेल्फ क्या चल रहा है वहाँ पे भारत का मोदी का ध्यान नहीं है। एक दफ़ा भी आके मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई जवाबदेही नहीं दी। पाकिस्तान पे पानी छोड़े जा रहे हैं। ये इनका दिमाग जो है ना वो इसी तरफ चलता है। इंडिया के सलाल डैम से छोड़ा गया पानी पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो गया जनाब। दरियाए जनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। चिन्योट का गांव मियांवाल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। एक भी घर महफूज नहीं रहा। दिस इज़ वेरी सैड। नारोवाल में रेस्क्यू एहलकारों ने दरियाए रावी के पार फंसे 150 से ज़्यादा अफराद को बचा लिया, उनको क्रॉस करवा लिया दरिया रावी सेफली। सियालकोट के जो गलियां हैं जनाब वो पानी में डूब गई हैं। वज़ीराबाद में मूसलाधार बारिश ने पूरा शहर डुबो दिया है। जिन्ना कॉलोनी के लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। गुजरात की अगर बात करें, गुजरात में दूसरे दिन भी शदीद बारिश हुई है। 150 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात ने जल थल एक कर दिया है। हाफिजाबाद की बात कर लें, जलालपुर भटिया की बात कर लें, वहाँ पर भी गलियाँ और सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, तालाब बन गई हैं। केपी में भी जनाब बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई है। मानसहरा में रेस्क्यू एहलकारों ने जान पर खेलकर नौजवानों को बचाया। डेरा इस्माइल खान, मर्दान, शांगला समेत कई मकामात पर बरसाती पानी की निकासी नहीं की जा सकी अब तक, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। राबता सड़कें जो हैं उनके साथ वो मुनक़ता हो गई हैं, वो टूट फूट गई हैं। जो राबता पुल हैं वो टूट रहे हैं। लोगों की फसलें ज़ेरे आब आ रही हैं। ये खुद अल्लाह ना करे कि ये खाकम बदहन, लेकिन पिछले साल जो हमने सारा आप लोगों को रिपोर्ट किया था एपिसोड, कि मुझे लग रहा है कि वो भी इसी तरह स्टार्ट हुआ था ना, आहिस्ता आहिस्ता खबरें आना शुरू हो गई थी। और फिर अब आप देखें कि लेकिन व्हाट हैज़ चेंज इन अ ईयर। पिछले साल भी सियालकोट की खबर हम आपको बता रहे थे, सियालकोट पूरा डूबा हुआ था। इस साल भी यही बता रहे हैं। पिछले साल भी केपी से खबरें बता रहे थे, इस साल भी केपी की। सेम वही दरियाएँ, सेम वही इलाके हैं, सेम वही ज़िले हैं और वही सिचुएशन है इस साल भी। गिलगित बल्तिस्तान का जनाब ज़िला दयामीर, वहाँ पर मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है। सैलाबी रेलों के बायस बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। तांगेर में 27 मकानात तबाह हो चुके हैं। 40 को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। सैलाब से तकरीबन 400 कनाल ज़राई अराजी तबाह हो गई है। पिछले साल भी ज़राई अराजी बह गई थी, ज़ेरे आब आ गई थी। और यहाँ पर देखिए आप कि अभी मानसून का गालिबन दूसरा या तीसरा स्पेल है और अभी से हम क्या बता रहे हैं आपको, रिपोर्ट ये कर रहे हैं कि 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 मकानात बह रहे हैं, ठीक है, और 40-40 मकानात को नुकसान पहुंच रहा है।
तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। 1000 से ज़ायद दरख्त उखड़ गए गिलगित में, दयामीर में। इसी के करीब माल मवेशी हलाक हुए। उसके बाद फिर दर्जनों ख़ानदान बेघर होकर खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर बैठे हैं। और साथ ही साथ फरवरी में सैलाबी पानी, फरवरी एक इलाका है, फरवरी में सैलाबी पानी रहायशी आबादी में दाखिल हो गया। थूर और खेनर में सड़कें बह जाने से ज़मीनी राबता और आमदोरफ्त मअतल है। फिर साथ साथ जो मवासलाती निज़ाम है वो भी इफ़ेक्ट होता है और बहुत से चैलेंजेस हैं। ये तो मैं इसलिए परेशान हो रहा हूँ कि अभी मानसून का आगाज़ है, अभी मानसून का क्लाइमेक्स नहीं हुआ, ये तो अभी मानसून स्टार्ट हुआ है और कहीं पे क्लाउड बर्स्ट है, कहीं पे फ्लैश फ्लडिंग है, अभी अर्बन फ्लडिंग हो रही है। अच्छा, फिर उसके बाद कहीं पे ग्लॉफ है, ग्लेशियर्स फट रहे हैं। अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल अभी स्टार्ट नहीं हुई, वो अभी होनी है। वो भी एक फेज़ आता है मानसून का जिसमें हैवी रेनफॉल्स होती हैं। लाहौर की बात कर लेते हैं। लाहौर में मानसून का धुआंधार स्पेल जारी है, मूसलाधार बारिशें हो रही हैं, शहर में जल थल एक हो गया है। मौसम का हाल बताने वाले ये बता रहे हैं कि आज भी मज़ीद बारिशों का इम्कान है। जिंदा दिल शहर की सूरत हाल हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अलमास खान हमें अपडेट कर रहे हैं लाहौर से। अलमास, बताइएगा लाहौरीज़ कैसे केटर कर रहे हैं इस हवाले से। पेशावर से खान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, तो पेशावर से भी जानेंगे क्या सिचुएशन है, लाहौर से भी जानेंगे। लाहौर का रुख कर लेते हैं, अलमास खान हमारे साथ हैं। अलमास, बताइएगा लाहौर में इस वक्त क्या सिचुएशन है, बारिश रुकी है और क्या बता रहे हैं, आज बारिश की पेशगोई है? बिल्कुल जी साइम, लाहौर में जो सूरत हाल है वो बाकी मुल्क के दूसरे शहरों की तरह की नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशों ने तबाही का सिलसिला शुरू कर रखा है। लेकिन लाहौर में बहुत पहले से ही इसकी तैयारी कर ली जाती है। इस वक्त मैं आपको साइम बताऊं कि ये इलाका आपका देखा बाला है, ये है कलमा चौक। और कलमा चौक यहाँ पे आपको याद होगा कि बेइंतहा यहाँ पे पानी खड़ा होता था और उस पानी में 2-2, 3-3 दिन लोग यहाँ पे फंसे रहते थे। ये सड़क बिल्कुल बंद होती थी। ये बरकत मार्केट है मेरे सामने और ये पीछे कलमा चौक अंडरपास है, ये भी भरा होता था। लेकिन ये इस वक्त लाहौर में ख़ासी बारिश होने के बाद ये थोड़ा सा थम गया है। लेकिन यहाँ पे आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि पानी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल लाहौर के दूसरे चंद इलाकों में यकीनन है, जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी है। लाहौर अच्छा, ये अलमास की ऑडियो हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली अब ये मानसून के अंदर ये तो होता रहेगा, मवासलाती निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो जाता है। अब मानसून में हम देखते हैं। पेशावर से अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, आप बताइएगा पेशावर में बारिश की क्या सिचुएशन है और नकासी आब का आपका अमल देख रहे हैं होते हुए तेज़ी से? जी अदनान। सोचा मौसम अच्छा है तस्वीर बना लूं, सोचा मौसम अच्छा है तस्वीर बना लूं, क्यों ना, सोचा मौसम अच्छा है तस्वीर बना लूं। जी आवाज़ आ रही है? जी अदनान, मौसम सोचा है अच्छा है तस्वीर बना ली आपने? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में जो है मौसम जो है वो खुशगवार है। 19 जुलाई से शुरू होने वाली मौसम की सूरत हाल जो है वो काफ़ी बेहतर हुई है। गर्मी की शिद्दत जो थी वो कम हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला जिसमें सवात, दीर, कोहिस्तान, चतराल, बुनीर, उसके साथ साथ हज़ारा डिवीज़न के कई अजला जिसमें एबटाबाद, हरीपुर उसके जो है उन अजला में जो है मुसलसल बारिश गरज तूफ़ान के साथ 19 जुलाई से बारिशों का नया स्पेल शुरू हुआ है। पेशावर उसके साथ साथ जो नवाही अजला है वहाँ पर भी जो है मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों तक सुबह के बालाई अजला उसके साथ साथ मैदानी अजला में भी वक्फे से बारिश का इम्कान रहेगा। PDMA की जानिब से सुबह भर के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया है कि तमाम इंतज़ामिया जो है वो अलर्ट रहे। बारिशें और दरियाओं में तुग़यानी और जो दरियाओं की सूरत हाल है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए जो है वो टीमें अलर्ट हैं। 19 जुलाई से अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिशों, नदी नालों, दरियाओं में तुग़यानी के बायस, सैलाबी सूरत हाल के बायस जो है 18 अफराद जो है जाँबाक हुए हैं, 19 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। मजमूई तौर पर 30 घरों को जो है वो नुकसान पहुँचा, 7 घर जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। सुबह भर की तमाम इंतज़ामिया, रेस्क्यू, PDMA टीमों को अलर्ट जारी किया गया है। ख़ासकर हज़ारा डिवीज़न में, मालाकंड डिवीज़न में, सवात, चतराल, कोहिस्तान और बाजोड़, उसके साथ साथ खैबर और नौशहरा तक के जो दरियाओं के रास्ते हैं वहाँ पर जो है करीबी आबादियों को जो है उनको भी अलर्ट किया गया। ज़िला इंतज़ामिया तमाम DCs को जो है वो अहकामात जारी किए गए हैं सूरत हाल के हवाले से।
ठीक है अदनान, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें चिन्योट से अमीर उमर चमन ने भी ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि चिन्योट की सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक है। एक तो दरियाए चिनाब में जो चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, इजाफा हो रहा है उसमें। दूसरा, पानी का बहाव इस वक्त 1.5 लाख क्यूसिक तक पहुँच गया एज वी आर स्पीकिंग। तीसरी बात यह है कि चिन्योट की मुतादिद आबादियाँ ज़ेर आब आ गई और बहुत से मकानात दरिया बुर्द हो गए, तो चिन्योट में बहुत तबाही आई है। अमीर उमर चमन, आप हमें ये बताएगा कितने मिलीमीटर बारिश हुई चिन्योट में, और दरियाए चिनाब में इस वक्त पानी की क्या सतह है, और नकासी आपका अमल हो रहा है चिन्योट में? जी बिल्कुल, हेड मराला से चलने वाला जो पानी है वो जिला चिन्योट के हदूद में दाखिल हो गया, और जिला चिन्योट के हदूद में दाखिल होते ही जहाँ पे मियांवाल का एक जो गांव है, क्योंकि वहाँ पे दरियाई कटाव ने पिछले साल भी जो दरिया ने कटाव इख्तियार किया था, और इस दफा जो दरिया ने मजीद कटाव इख्तियार किया, तो मुकम्मल का मुकम्मल जो मियांवाल का इलाका है वो तबाह हो गया। दरिया बुर्द हो गया, उसके साथ डूम सईदा वट सईदा की जो आबादियां हैं, यही दरियाई कटाव उन इलाकों में दाखिल हो रहा है। वहाँ पे 3 झैली आबादियां जो है वो मुकम्मल तौर पर दरिया बुर्द हो चुकी हैं, जबकि बुर्ज उमर, झंडे का बुर्ज, लाले का बुर्ज, ये इलाके जो हैं इनकी आबादियों के अंदर जो है वो पानी दाखिल हो चुका है, और जहाँ पे फसलें और दीगर चीज़ों को जो है नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बाद चिन्योट के दूध में जब पानी से लालियां की दूध में और भवाना के दूध में जाता है, तो मोदा सामल का इलाका है, वहाँ पे पिछले 3-4 साल से दरिया ने कटाव इख्तियार किया था। जब निगरान हुकूमत थी तो उन्होंने बांध तो तामीर किया था, लेकिन दोबारा इस दफा दरिया ने कटाव इख्तियार किया हुआ है, और इस वजह से जो बाकी रह जाने वाला मकानात है वो भी मुंतकिल हो रहे हैं। जिले इंतजामिया की तरफ से जो है वो मुसलसल अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, निचले दर्जे के सैलाब का और फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं, मेडिकल कैंप भी कायम है, और जबकि नशेबी इलाकों में ऐलानात करवाए जा रहे हैं ताकि लोग जो है वो नशेबी इलाकों से निकल कर जो है महफूज मकामात की तरफ। लोग कॉर्पोरेट कर रहे हैं, लोग अपने घरों को छोड़ के सेफ मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त लोग जो हैं वो कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन दरिया के बाद इलाकों में ऐसे हैं क्योंकि लोग जो हैं वो अपने घरों से, अपने जानवरों से मोहब्बत करते हैं, वो इसलिए नहीं भी निकल रहे, लेकिन जिले इंतजामिया की तरफ से मुसलसल सख्ती भी की जा रही है ताकि लोगों की जानो माल का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीर उमर चमन। अलमास खान हमारे साथ मौजूद थे और अदनान तारिक हमें सिचुएशन से अपडेट कर रहे थे। मियांवाल का पूरा गांव जो है वो ज़ेर-ए-आब आ गया है। वहाँ पर मकानात जो हैं वो दरिया बुर्द हो गए हैं, फसलें बह गई, मवेशी बह गए। ये एक इंतहाई ख़तरनाक और संगीन सिचुएशन एट हैंड है, अलार्मिंग सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं मॉनसून तो इटसेल्फ मॉनसून है ही ना, वहाँ पे तो अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हो ही रहा है। साथ ही साथ ये जो भारत पानी छोड़ देता है हमारे दरियाओं के अंदर हर साल, मोदी को शर्म नहीं आती, अपने मुल्क में क्या चल रहा है वहाँ पे कोई ध्यान नहीं है, यहाँ पर पानी छोड़े जा रहा है, हमारे यहाँ पर सारी फसलें ज़ेर-ए-आब आ जाती हैं, हमारी खुराक का किल्लत पैदा हो जाता है, मवेशी हमारे बह जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे नुकसान पहुँचता है। बट नोबडी इज़ आस्किंग मोदी एनीथिंग एंड नोबडी इज़ आस्किंग नेतन्याहू एनीथिंग। ये दो लोग दुनिया में ना हो तो दुनिया बहुत पीसफुल हो जाए बाय द वे। तो हम जानेंगे इस हवाले से क्या सिचुएशंस हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका अलमास खान और अदनान तारिक, आप हमें अपडेट करें सारी सिचुएशन से। हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेंगे और ब्रेक के बाद आए गुफ्तगू के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक जनाब, और हम मानसून के हवाले से बात कर रहे थे। मुल्क में मानसून के स्पेल्स दाखिल हो चुके हैं और हम देख रहे हैं कि वही जो एक तबाही का सिलसिला है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वो शुरू हो चुका है। इसका आगाज़ हुआ है चिन्योट के इलाके मियांवाल से, जहाँ पर पूरा गाँव जो है वो ज़ेर-ए-आब आ गया। अच्छा, ऐसे में वो लोग जो शहरी आबादियों में रहते हैं या वो लोग भी जो देही आबादियों में भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप लोगों के लिए कुछ प्लीज़ एडवाइसेज हैं इन पे आप लोगों ने अमल करना है। तो खड़े पानी के अंदर आप लोगों ने नहीं जाना। इलेक्ट्रोक्यूशन के वाक़यात बहुत होते हैं, पिछले साल भी हुए थे, हमने आपको रिपोर्ट किए थे। करंट लग सकता है, पानी में कोई बिजली की तार गिर सकती है, खंभों से आप लोगों ने दूर रहना है। तीसरी बात ये है कि आप लोगों ने मौसम की एडवाइजरी देख लेनी है। आप लोगों ने ऐप डाउनलोड कर ले महकमा मौसमियात वाला, उस पर आप लोग देख लें कि बारिश कितनी है कितनी नहीं है। कराची में जो लोग रहते हैं, लास्ट ईयर हमने कराची में एक एक्सपीरियंस किया था, एक हमने सीन देखा था कि शारा फैसल के ऊपर पूरी शारा फैसल ब्लॉक थी। वहाँ पर गाड़ियों के, बाइक्स की पेट्रोल ख़त्म हो गए थे क्योंकि ट्रैफिक जाम हो गई थी, पानी खड़ा हो गया था। अब ऐसे में लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपने भाइयों की, शहरियों की मदद की और पेट्रोल जो है वो जाके बोतलों में उनको फराहम किया। तो एक आधी पेट्रोल की बोतल जो है वो, आई नो कि पेट्रोल अब बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है, महंगा भी है पेट्रोल, लेकिन एक आधी बोतल जो है वो अपने बैग में ज़रूर रखें। वो लोग जो कि दफातर जाते हैं, वो स्टूडेंट्स जो कि रोज़ जिनका ट्रैवल होता है अपनी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस या स्कूल्स के लिए। चौथी बात ये है कि आप लोगों ने प्लीज़ अब ट्रैवल करना जो है ना वो बंद कर दें। ये देखें आप लोगों के आगे
हाथ जोड़े हैं। अब सिचुएशन जो है ना वो वर्स ही होगी, वो ख़राब से ख़राब तर ही होगी। तो आप लोगों ने अब जो ट्रैवलिंग वाला मौसम था ना वो चला गया। अब आप सोच रहे हैं कि बच्चों को लेके, फैमिली को लेके आप चले जाएं नारान, कागान या सवात, तो ये अच्छा आइडिया नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे और ज़रा आपको बता देंगे कि मैंने अब बात कर ही रहा था मैं ट्रैवलिंग के हवाले से। तो मलिका कोहसार, आपको पता है कि हर साल वहाँ पर गर्मियों के मौसम में कितना रश होता है। इस साल तो 40,000 गाड़ियाँ वीकेंड के ऊपर जो हैं वो रिकॉर्ड की गई। मलिका कोहसार में वक्फे में, मरी की बात मैं करूँ, वक्फे से तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला, घंटों से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। अच्छा, झीका गली के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से ढोक ढक के 100 के करीब मकानात के लिए ख़तरा पैदा हो गया है। एमरजेंसी रिसोर्सेज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। मरी की सूरत हाल क्या है, वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग के क्या ख़तरात सामने आ रहे हैं, जानेंगे अरसलान अयाज से। अरसलान बताइएगा कि अलार्मिंग सिचुएशन है मरी में, झीका गली में लैंडस्लाइडिंग के हवाले से। जी बिल्कुल, मरी के अंदर गुज़िश्ता 24 घंटों से 13 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की जा रही है और आज और कल भी महकमा मौसमियात ने मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। इस वजह से जो झीका गली की लैंडस्लाइड है वो फिर से एक्टिव होगी और इस दफ़ा वो बहुत लार्ज स्केल के ऊपर एक्टिव हुई है। 100 से ज़्यादा, जैसा कि आपने जिक्र किया, मकानात जो ढोक ढक है वहाँ पर वो ख़तरे में आ रहे हैं और ये अगर इसी तरह चलती रही तो फिर ये एक्सप्रेस वे को भी मुतासर कर सकती है। इस वक्त तक तो तमाम जो रास्ते मरी को आने वाले हैं वो अभी तक फाल हैं, मगर ये इस साइड की वजह से जो यहाँ पर ढाक जबरी वगैरह के जो इलाके हैं वहाँ पर जो लिंक रोड्स थे तकरीबन सारे वो अब बंद हो चुके हैं। एक लिंक रोड बाकी बचा है इस इलाके की एक्सेस के लिए और बज़ाहिर कोई हुकूमत की तरफ से या ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से मैकेनिज़्म नज़र नहीं आ रहा कि अगर इतने सारे सैकड़ों घर इस जद में आ गए तो इनको कहाँ पर लोकेट किया जाएगा, इनकी रिहाइश और दीगर चीज़ों का क्या बंदोबस्त होगा। चंद माह कबल भी कोसर कॉलोनी के अंदर एक लैंडस्लाइड आई थी जिससे 7-8 घर जो थे वो मुतासर हो गए थे, बल्कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। तो उन लोगों को भी रिहाइश और दीगर मामलात के अंदर काफ़ी मुश्किलात के बाद इंतजामिया एडजस्ट कर पाई थी। 1122 और सुथरा पंजाब और सिविल डिफेंस के लोग कल मौके पर गए। असिस्टेंट कमिश्नर मरी ने भी वहाँ पर नहीं, अरसलान मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि ज़िले जो मरी की जो इंतज़ामिया है वो क्या सिर्फ माल रोड GPO चौक की तज़ीनो आराइश में मसरूफ़ है? यहाँ पर तो सिचुएशन जो है वो बड़ी संगीन है। अब लैंडस्लाइडिंग के खदशे से तकरीबन 100 के करीब मकानात हैं जिनके लिए ख़तरा पैदा हो सकता है। तो क्या इमदादी टीमें, रेस्क्यू की जो कार्रवाइयाँ हैं वो स्टैंड बाय पे हैं मरी में? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मरी इंतज़ामिया के हवाले से यही तासर पाया जाता है कि वो सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर के सिटी एरिया तक महदूद हैं और दीगर जो मुसाफाती इलाके वहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस लैंडस्लाइड को कुदरती बात लोग कहते हैं, मगर इसमें जितनी गफलत की गई है, यानी 6-7 माह से ऑलमोस्ट अभी अंदेशा था कि ये होगा, लेकिन कोई ड्रेनेज सिस्टम, कोई निकासी का ऐसा बंदोबस्त जिससे पानी को रास्ता मिलता। बेसिकली ये पानी का रास्ता बंद होने की वजह से एक ऊपर प्रोजेक्ट भी हो रहा है झीका गली रीमॉडलिंग का, तो वहाँ पर से कुछ जो मट्टी है उसकी वजह से जो पानी के कुदरती रास्ते थे वो बंद हो गए और फिर ज़मीन ने सिरकना शुरू कर दिया। मगर सवाए लोगों को घर खाली करवा कर देने के और कोई एक्टिव या इफेक्टिव मैयर ज़िला इंतज़ामिया या हुकूमत पंजाब की तरफ से नज़र नहीं आ रहा। मरियम नवाज साहिबा ने भी कल ये कहा कि हम लोगों की हेल्प करें इस सिचुएशन के अंदर, मगर लोग इंतहाई तशवीश का शिकार हैं। एहलियाने इलाका रात जो है वो सोते हैं तो खौफ के आलम में कि सुबह पता नहीं उनका मकान होगा या नहीं। और कल 4 के करीब जो मकानात हैं वो मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर जो है वो मुतासर हो चुके हैं कल की डेट में। ठीक है अरसलान, आप हमें सिचुएशन से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें सब सिचुएशन से आगाह किया। DC मरी ज़हीर शराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं कि क्या सिचुएशन एट ग्राउंड है। सर, सबसे पहले तो मैं जानना ही चाहूँगा कि लैंडस्लाइडिंग के बारे में बताइएगा, क्या सिचुएशन है, आप लोग कितने प्रिपेयर्ड हैं? ऑल्सो ये जो ढोक ढक का गाँव है, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, इसकी आबादी कितनी है? यहाँ पे 100 से ज़ायद मकानात बताए जा रहे हैं कि इनको खदशा है लैंडस्लाइडिंग से मुतासर होने का। जी थैंक यू वेरी मच। ये आज से कोई 3-4 माह पहले भी यहाँ पे एक झीका गली की स्लाइड हुई थी। आपको पता है कि ये मार्च में एक बहुत बड़ा जो है बारिशों का जो एक सिलसिला चला और उसमें हमारा पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें तकरीबन 50 के करीब लैंडस्लाइड्स हुई दोनों तहसीलों में।
तो इस पे जो ये एक जो नेचुरल एक जो आफत है ज़ाहिर है वो आई, और इस पे हमने बड़ा प्रॉम्प्टली इसको रिस्पॉन्ड किया। हाईवे की मशीनरी और हमारे दीगर महकमा जात, रेस्क्यू 1122, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल डिफेंस, सब ने जो रास्ते थे उनको क्लियर किया है। झीका कली की जो लैंड स्लाइड है वो मड स्लाइड है, और उसका जो ये बेसिकली तो ये एक लो लाइंग एरिया है, और जहाँ पे जितने भी ये घर अफेक्ट हुए हैं दे आर ऑल इंक्रोचर ऑन स्टेट लैंड। सारे ये जो ये फॉरेस्ट लैंड के ऊपर जो ये इंक्रोचमेंट्स हुई हुई हैं, ये किसी की परमिशन या अप्रूवल से नहीं हुई हुई। मेरे ख्याल में आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ग्राउंड रियलिटी से आगाह नहीं है, और नहीं ये चीज़ जो है नहीं, मैं तो सर मैं जानना फिर आपसे ये चाह रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा होगा कि आपने हमारी तवज्जो दिला दी इस मामले की तरफ। सर ये तो फिर रातों रात तो मकानात नहीं बनते ना, रातों रात तो अगर आप कहें कि ओवरनाइट इंक्रोचमेंट्स हो गई तो वो तो नहीं होती। पूरा साल हम इन तजावुजात को होने की इजाज़त देते हैं, कहीं से ये लोग भी शायद एनओसी लेते होंगे, या चलो एनओसी भी नहीं लेते लेकिन लोग देखते हैं ना, जाहिर सी बात है। तो फिर मानसून में आके हम ये बात क्यों कहते हैं कि ना ये नाजायज़ तजावुजात है, ये इंक्रोचमेंट्स हैं? जो जब आप नेचुरल अपने जो रास्ते हैं, जो पैसेजेस हैं, ड्रेन्स को जब बंद करेंगे और दरख्तों को काटेंगे, ज़मीन को काटेंगे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है? ये डेफिनेटली हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके पार्ट पे भी ये चीज़ फाल करती है कि ये इंक्रोचमेंट्स नहीं होनी चाहिए थी। डिस्पाइट दैट ये चूँकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, अभी इसके ऊपर हमने जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ऑनरेबल सीएम की डायरेक्शन थी, हमने एक फॉरेनर जो हमारे जापानीज जो हैं एक्सपर्ट्स हैं उनको भी यहाँ पे इनवाइट किया, और उन्होंने विजिट किया और अपनी एक डिटेल रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट की है। जो अभी हमने टेम्परेरी जो यहाँ पे एक्शंस हो सकते हैं वो ज़रूर किए हैं, हाईवे डिपार्टमेंट ने भी किए हैं। पहले भी हमने जो लोग अफेक्ट हुए थे उनको 1 माह के करीब अपने पास ठहराया, और उनको जहाँ जहाँ हम सेटल कर सकते थे सेटल भी किया, और उनको जो जो हमारे पास जो पीडीएम में से जो चीज़ें थी वो भी हमने उनको प्रोवाइड की और उनको लुक आफ्टर किया। और ये भी ऐसी बात जो है वो नहीं है कि गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों से आगाह नहीं है। हमने अपने पूरा जो डिस्ट्रिक्ट मरी है और उसको टोज रखा हुआ है। कल भी 5 से 7 लैंडस्लाइड मुख्तलिफ जगहों पे हुई हैं, और उनको हमने फ़ौरन उसको क्लियर करवाया, रास्ते क्लियर करवाए हैं। तो डेफिनेटली ये एक चीज़ है, जब आप चीज़ों को नेचुरल चीज़ों को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन, सर ये ऑब्स्ट्रक्शन रोकना आपकी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी नहीं है? आप डीसी मरी हैं, हम 200 के करीब बिल्डिंग्स जो हैं मरी में, ना हो, तामीरात ना हो, हम 200 के करीब बिल्डिंग्स जो है वो डिमोलिश कर चुके हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। अभी भी ऑपरेशन, कल भी बारिश में हमारे ऑपरेशन जारी रहे हैं। सो इन चीज़ों के ऊपर हमारी डेटरेंस है, और इंशाल्लाह हम अपनी पूरी सर्विलेंस रखेंगे, और ये दोबारा से ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी कि इलीगल एनक्रोचर्स को हम अलाउ करें कि वो कहीं भी जो है ये चीज़ करें। और फिर डेफिनेटली हम एज ए ह्यूमन बीइंग ऑन अ सिंपैथेटिक व्यू के तहत हम सब उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं, उनको सेटल भी किया है। लेकिन डेफिनेटली उनको खुद भी सोचना चाहिए कि एक जगह जहाँ पे वो एंटाइटल्ड ही नहीं तो वहाँ पे क्यों कंस्ट्रक्शन की गई है। राइट सर, लेकिन अभी भी हमारे कल भी सारे महकमा जात जो हैं वो फील्ड में मौजूद रहे हैं। रेस्क्यू 1122, हमारे हाईवे डिपार्टमेंट, एसी साहब, सिविल डिफेंस, सब लोगों ने वहाँ से उनको ठीक है। ये सयाहों की आमद से मुतालिक, सयाहों की आमद से मुतालिक क्या सूरत हाल है इस वक्त मरी में, और एडवाइजरी आप जारी हुई है उनके लिए क्या अहकामात है सयाहों के, टूरिस्ट के लिए? जी ये आप केलम में है, गुज़श्ता कुछ 4-5 दिन से एक स्पेल जो बारिशों का मुसलसल चल रहा है, और ऑलमोस्ट ये 100+ मिलीमीटर जो है वो तकरीबन रेनफॉल जो है वो हो रहा है। इसमें डेफिनेटली लैंडस्लाइड्स का जो है वो ख़तरा मौजूद है। स्लिपरी भी रोड्स जो हैं वो हुई हुई हैं। डिपार्टमेंट सारे फील्ड में मौजूद हैं। मेरी एक तो स्याहों से गुजारिश होगी कि कमज़ोर गाड़ी के साथ जो मरी की तरफ जो है वो सफ़र बहुत ख़तरनाक है। स्लिपरी रोड्स हैं, और दूसरा यहाँ के जो ड्राइविंग का जो एक एस्पेक्ट है वो भी लोगों को उतना उसके बारे में आगाही नहीं होती। तो मजबूत गाड़ी के साथ आएँ, महकमे मौजूद हैं, हम उनको बिल्कुल फैसिलिटेट करेंगे, एहतियात के साथ आएँ। और जहाँ पे स्लाइड है वो जहाँ डाइवर्जन्स हैं बिल्कुल उसमें जो है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट और हमारे जो मोटरवेज है उनके साथ कोऑपरेट करें। राइट, बहुत शुक्रिया डीसी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और सयाहों के लिए यही गुजारिश है कि आप लोग, मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि आप लोग ट्रैवल करने से गुरेज करें, लेकिन अगर फिर भी आप बहुत मन चलें, ट्रैवलिंग के दीवाने हैं तो जाएं, लेकिन मजबूत गाड़ी के साथ आएँ, और मौसम को जो है वो ज़रा उसकी नो हाउ करके एडवाइजरी पढ़ के फिर आप लोग जाएँ। मूविंग फॉरवर्ड, कमिंग टूवर्ड्स द इंटायर ईरान अमेरिका सिचुएशन। अमेरिका ने ईरान पर मुसलसल जनाब 12वीं रात भी फ़िज़ाई हमलों की नई लहर का आगाज़ कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात पर नए हमलों का आगाज़ अमेरिकी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे किया गया।
इन हमलों का मकसद सिर्फ ईरान की उन फौजी सलाहियतों को मजीद कमज़ोर करना है जिन्हें ईरान आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और साथ ही साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब एक ये भी बयान उन्होंने दे दिया, कहते हैं कि ईरान अमेरिकी फौजियों की सलाहियत जो हलाकत है उस पर भारी कीमत चुकाएगा। कोई नहीं चाहता कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। बाय द वे डोनाल्ड ट्रंप को ये कौन समझाएगा कि ये ईरान इटसेल्फ क्यों नहीं चाहता कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन हो। ईरान को न्यूक्लियर हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। और ट्रूथ सोशल पर लिखा कि आज के बाद जब भी ईरान आबनाए हुर्मुज़ में किसी जहाज़ पर हमला करेगा, जवाब में अमेरिका ईरान का एक पुल या पावर प्लांट को तबाह कर देगा। ये अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इन बातों पे आ गए कि पुल या पावर प्लांट हम तबाह कर देंगे। और अमेरिका ने पुलों या पावर प्लांट्स पर हमले किए तो ईरान भी मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी मफादात को निशाना बनाएगा। ये ईरान का रिप्लाई आया है डोनाल्ड ट्रंप की इस बात में। ईरान का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब, और ईरानी मीडिया ने फौजी ज़राए के हवाले से बताया कि आबनाए हुर्मुज़ अपना हक इस्तेमाल करने में ईरान जो है वो पुरअज़्म है और ईरान पीछे नहीं हटेगा। सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत है कमर साहब। सर, जानना मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि अब आप ये सिचुएशन कैसे डेवलप होते हुए देख रहे हैं, इसका कंक्लूसिव एंड क्या होगा, अब कौन गारंटियर और कौन ज़मानतें, वहाँ से तो बातें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। बात तो यहाँ पर पुलों पे और पावर प्लांट्स पे आ गई है और ईरान जवाब में ये कह रहा है कि मैं ख़ित्ते में जितने अमरीकी मफादात हैं, जितनी बेसिस हैं, जो भी अमेरिका का मफाद ख़ित्ते में है, मैं उसको तबाह कर दूँगा अगर मेरे पुलों को, पावर प्लांट्स को निशाना बनाया अमेरिका ने तो। जी, बहुत शुक्रिया साइम साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि MOU तो जारी बात है इस वक्त स्क्रैप हो गया ऑलमोस्ट। वो पड़ा तो हुआ है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट तो किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन करना तो पार्टीज़ ने दोनों साइड से। मुझे लगता ये है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। इवन कि आपने देखें हौथीज़ जो हैं, आज उन्होंने सऊदी टैंकर्स के ऊपर हमला किया है। कल पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने एक बड़ी सख्त स्टेटमेंट जारी की कि पाकिस्तान के जो मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं, अगर उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की गई तो जारी बात है पाकिस्तान अपना हक रखता है रिस्पॉन्ड करने का। तो सिचुएशन इस हद तक आ गई है। दूसरी तरफ ईरान ये समझता है कि स्टेट ऑफ हार्मुज़ से तो चीज़ें नॉर्मल हैं दुनिया के अंदर, तो क्यों ना अगर मैं डायरेक्ट शायद चीज़ें अगर गल्फ ऑफ एडन या ये रेड सी साइड पे खड़ा करूँगा तो उसकी इम्प्लीकेशन और होंगी। अब हौथीज़ जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, और अगर हौथीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, वो मना कर रहे हैं कि जी हम सऊदीज़ का जो है वो मैरीटाइम ब्लॉकेट कर रहे हैं, तो जारी बात है ग्लोबल सप्लाई चेन इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। और भी जो ट्रैफिक जो स्विस कैनाल और ऊपर से मेडिटेरेनियन और यूरोप और अटलांटिक से होकर अमेरिका जाती थी, वो सारी ट्रैफिक जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। इवन के साउथ ईस्ट एशिया और यहाँ पे भी जो ट्रैफिक आती थी इंटरनेशनल, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो मेरा ख्याल है ईरान समझता है कि सिचुएशन जो है उसको थोड़ा सा मज़ीद इस तरह किया जाए कि जो ब्लॉकेड है वो अगर गल्फ ऑफ ईडन और इस साइड पे होगा हौथीज़ के ज़रिए, तो शायद दुनिया की अटेंशन ज़्यादा इस तरफ आएगी। क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑलमोस्ट साइलेंट है। कोई मुल्क ऐसा या ग्रुप या ग्रो ऐसा नहीं है जो कोशिश कर रहा हो या जिसने कोई बहुत लंबे चौड़ा जो है वो प्रेशर डाला हो दोनों साइड्स पे। प्रेसिडेंट ट्रंप के पास खुली चॉइसेस हैं, वो जो मर्जी करें। और कहा तो ये जा रहा है कि ट्रंप साहब की ये जो पूरी की पूरी प्रेसिडेंसी है ये कंज्यूम हो जानी है इसी जंग के अंदर। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा कि जैसे ही ट्रंप साहब ने ये दोबारा बम्बार्डमेंट शुरू की, आपको नज़र आएगा कि कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही, कोई डायलॉग की तरफ चीज़ें नहीं चल रहे, कोई जैसे वो कहते हैं ना, थोड़ी बहुत बात चली कि कहीं ना कहीं पे जंग को रोका जाए, लेकिन कोई सीज फायर की तरफ बात नहीं चल रही। तो मेरा ख्याल है कि वो ये समझते हैं कि हमें मैसिव बम्बार्डर, आज तो आपको पता है B-1 जो बॉम्बर है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। दिस इज व्हाट द अमेरिकन्स आर सेइंग। तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। कोई जो ट्रेडिशनल जो सपोर्टर्स थे कि जी सीज फायर करवाया जाए, पाकिस्तान, कतर वगैरह, वो भी जारी बात है उस तरह रोल तो प्ले करना चाहते हैं, लेकिन ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड MOU है अगर उसकी खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, जैसे कि ईरान ने पहले कतर के जहाज़ पे हमला किया, तो मेरा ख्याल है अभी आपने एक बात की कि बहुत से ममालिक जो है ना वो खामोश हैं, अब ऐसा कोई प्रेशर नहीं डाल रहा क्योंकि वो सबको समझ आ गई कि ये फरीकैन अपनी मर्जी कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप तो किसकी सुने ना, वो तो खैर किसी की सुनते भी नहीं है। बरतानिया ने ईरान पर हमलों के लिए सर अमेरिका को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। जानना मैं आपसे ही चाहता हूँ कि एंडी बर्नम ने
कुछ नया करने का सोच है या फुल ऑन अपनी सपोर्ट वो करेंगे अमेरिका के साथ? क्योंकि जब कीयर स्टार्मर के टाइम पर भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आती थी, लेकिन वो साथ में ये भी कहते थे कि हम नेवल ब्लॉकेड में अपनी शिप्स नहीं भेजेंगे, भाई आप हमारे अड्डे इस्तेमाल कर लें। तो अब एंडी बर्नम कुछ नया करेंगे और आपको लगता है कि अमेरिका के लिए ये एक अहम पेशरफ्त होगी यूके की सपोर्ट? देखिए, बरतानिया के अंदर जारी बात है कि स्टार्मर ने ये जारी बात है उनका ये असेसमेंट थी कि ये हमारी जंग नहीं है और हम इसमें नहीं जाएंगे। और ख़ास तौर पे जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का या ट्रंप साहब का जो रवैया था बरतानिया की तरफ और नेटो और एलाइज की तरफ, उसको देखते हुए उन्होंने ये एक बड़ी सख्त पोजीशन ली, जो कि बरतानिया की पोजीशन नहीं रही। मेरा ख्याल है नए वज़ीर-ए-आज़म आए हैं, नई सोच आई है, तो वो समझ रहे होंगे कि हमें जो है वो अमेरिका को अलाउ करना चाहिए, क्योंकि अब एक जंग नए फेज़ में आ गई है। पिछली दफ़ा अमेरिका और इज़राइल जो है वो मिल के ईरान पे हमला कर रहे थे और अमेरिकन्स कहते थे कि क्योंकि इज़राइल जा रहा था जंग में तो हम आए हैं। तो इस दफ़ा अमेरिका जो है वो इस जंग में इटसेल्फ आया है और इसमें इज़राइल नहीं है इस वक़्त। इज़राइल तो साइड पे बैठ के तमाशा देख रहा है और अमेरिका और ईरान की जंग जो है वो हो रही है। तो मैं समझता हूँ शायद ईरानियंस जो बरतानवी लीडरशिप है वो ये समझ रही है कि हमें उस फेज़ को से गुजरना चाहिए और हमें सपोर्ट करनी चाहिए अमेरिका की, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तमाम वेस्टर्न दुनिया वो ये समझती है कि ये सारे का सारा जो ये रास्ते खुलवाने पड़ेंगे, तो हमें कोशिशें करनी चाहिए और अमेरिका का साथ देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो जो पहले यूरोप के अंदर एक कोलिशन बना था जिसमें फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया वगैरह थे कि हम डी माइनिंग करेंगे इस इलाके की, वो तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन बरतानिया अपना रोल प्ले करना चाहता है क्योंकि वो समझते हैं शायद हम आइसोलेटेड हैं। हम अमेरिका के पार्टनर भी हैं, नेटो के हिस्से भी में वो भी पार्टनर है, लेकिन हम आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उस एंगल से वो सोच रहे होंगे हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन मुश्किल नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया है कि हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं और अमेरिका की मिलिट्री माइट और उनके पास ऐसे एसेट ज़रूर मौजूद हैं कि वो ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ईरान को सोचना चाहिए इस चीज़ का कि अगर अमेरिकन को अगले 6 महीने साल इसी तरह मौका मिलता रहे और वो बम्बार्डमेंट करते रहें और 2 महीने 4 महीने भी करते हैं, तो उसकी बहुत लंबी चौड़ी कॉस्ट ईरानियंस को पे करनी पड़ सकती है। मेरा ख्याल है कि लीडरशिप को मैच्योरिटी से देखना होगा, लॉन्ग टर्म सोचना होगा और इस सिचुएशन और क्राइसिस से बाहर निकलना होगा। ये ज़्यादा मेरा ख्याल है दोस्त उनको एडवाइस करेंगे। राइट। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए निकाला। और आप ये देखिए कि जिसकी वजह से सारी जंग शुरू हुई थी, तमाशा लगा था नेतन्याहू और इजराइल, वो आप साइड पे बैठे चुप करके सारा तमाशा देख रहे हैं। वो कहीं पे आपको नजर आया नेतन्याहू या कहीं पे इजराइल की खबर? नहीं, अमेरिका और ईरान लड़े जा रहे हैं और जिसने लड़ाई शुरू करवाई थी वो आराम से बैठ के तमाशा जो है वो एंजॉय कर रहा है। अल्लाह उठाए नेतन्याहू को। हम जाएंगे ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा जनाब। एंड इफ़ यू लिव समवेयर नियर कराची डिफेंस फेज 6 और इन फेज 6 इटसेल्फ, तो आपने वहाँ पर एक गाड़ी अक्सर देखी होगी। अगर आपका वहाँ आना जाना होता है, आप वहाँ बैठे भी होते हैं, एक गाड़ी है जिसके ऊपर काफ़ी स्टिकरिंग हुई हुई है और काफ़ी आर्ट हुआ हुआ है। वो गाड़ी का जो ड्राइवर है वो अजीब व गरीब हरकतें करते हैं, आपने वहाँ पर देखा होगा। अब एक वीडियो मंजर आम पर आई है जो कि हम आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं। आप देखें कि ये एक शख्स है जिसकी गाड़ी के साथ गालिबन टच हो गई होगी एक डिलीवरी राइडर की बाइक। अब इसने क्या किया कि इन अंकल ने अपनी गाड़ी से निकाली हॉकी और पीछे पीछे भागे उस राइडर के, उसको गालियाँ निकालते रहे, मुख्तलिफ इक़साम की गंदी स्लर्स बोलते रहे, उसकी बाइक को तोड़ा, उसके पीछे हॉकी लेके भागते रहे। और ये माशाल्लाह से बाय स्टैंडर्ड्स भी आप देख लें, पूरी आवाम जो है वो खड़े होकर तमाशा देख रही है, जबकि एक इनोसेंट एक गरीब जो डिलीवरी राइडर है वो अपना आप बचा रहा है वहाँ पर अपनी बाइक को। वो भी बेचारा बेबस होकर देख रहा है, उसकी बाइक को तोड़े जा रहा है ये मुसलसल। इतना जलाल, इतना तैश, इतनी इंटॉलरेंस इस उम्र में अंकल क्यों है? आप कोई नौजवान, कोई जज्बाती तो शख्स कोई होता है ना, नौजवान होते हैं, जज्बात में बह जाते हैं। आपको इस उम्र में अंकल तहम्मुल से काम लेना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए। आप ये क्या हरकत है? ईदर ही इज़ ऑन सम सब्सटेंस, ही इज़ कंज्यूमिंग समथिंग, या फिर ही इज़ मेंटली सिक। दोनों केसेस में ये शख्स जो है अनसुपरवाइज्ड गाड़ी नहीं चला रहा होना चाहिए। और जो लोग वहाँ पर फेज 6 में रहते हैं, वहाँ जाके बैठते हैं,
वो उन्होंने काफ़ी दफ़ा इस शख्स को इस गाड़ी में देखा होगा, कभी ये खुद से बातें कर रहा होता है, कभी ये किसी के साथ लड़ रहा होता है, कभी चलते हुए किसी को गाली निकाल रहा होता है, बहरहाल। लेकिन आप ये देखें कि वो जो गरीब जो ड्राइवर है, जो राइडर है, वो बेचारा सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर पा रहा, वो एक हेल्पलेस सिचुएशन में वहाँ पर खड़ा हुआ है। उसकी रोज़ी है ना, ये जो बाइक है ये उसका रोज़गार है, इससे वो पैसे कमाता है। सारा दिन धूप हो, गर्मी हो, आंधी हो, आपको तो घर बैठे खाना गरम गरम पहुंचाता है ना वो। अब वो अपनी उस बाइक को टूटते हुए अपनी आंखों से देख रहा है। ये क्या वाकया था, ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची, ये मामला क्या था? नुमाइंदा खुसूसी नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, हमें तफसीलन इस सारे वाकये की तफसीलात से आगाह करेंगे। बताइएगा नज़ीर। देखिए इस साइम ये ख़याबान शहबाज का वाक़या है और बीच सड़क पर ये जो पूरा ड्रामा देखा गया है, तो इसको रिकॉर्ड किया एक खातून की जानिब से, जिसने फिर इसको इंस्टाग्राम पर इस पूरी वीडियो को डाला। तो उस वीडियो के नीचे जब लोगों के कमेंट्स आए तो पता चला कि ये पहली बार नहीं हुआ, एक शख्स जिसने अपनी गाड़ी को आर्ट के तौर पर बनाया हुआ है। जो इस तरह के आर्ट्स दिखाते हैं तो उनके दिल तो वैसे ही नरम होते हैं और वो दुनिया को मुख्तलिफ दूसरी नज़र से देखते हैं। उस बनिस्बत हमने ये देखा है कि इसके बारे में जो शिकायत आई हैं, ख़याबान बुखारी हो या डिफेंस का कोई इलाका, तो लोगों की जानिब से कहा गया कि हमने भी इसको अक्सर लड़ते झगड़ते या शोर मचाते हुए देखा है। वहाँ पर जो भी मामला पेश आया, एक तो ये अदम बर्दाश्त का मामला है, लेकिन अदम बर्दाश्त में भी हमने दो स्टैंडर्ड देखे हैं। अगर यही किसी स्पोर्ट्स बाइक वाले या किसी बड़ी गाड़ी वाले के साथ इनका ये मामला हल्का सा टचिंग का हुआ होता तो फिर इनकी हम देखते कि बर्दाश्त कहाँ जाती, ये मुस्कुरा कर उनको देखते और वो इनको देखते और ये अपने रास्ते पर चले जाते। गुस्सा सिर्फ गरीब पर निकाला जाता है जब इन्होंने देखा कि बराबर में एक डिलीवरी बॉय है, राइडर है, जिसके पीछे एक बॉक्स भी लगा हुआ है, और ये उसको जब पूरा गुस्सा निकाल चुके थे तो ये उसको भी मारने के लिए दौड़े। तो आखिर उसने सेल्फ डिफेंस में अपने हाथ में 3-4 मैं जानना आपसे चाह रहा हूं कि कार्रवाई क्या हुई है, इस पे कार्रवाई होगी क्या? मतलब अगर हम ये सोचें कि वो जो डिलीवरी राइडर है वो बेचारा कोई जाके एफआईआर वो क्या ही करवाएगा, ये तो हमें पता है। गाड़ी का नंबर नजर आ रहा है और ऊपर से उस बंदे का जो गाड़ी का ड्राइवर है, ये अंकल, इनका नाम भी इस गाड़ी पे लिखा होता है, मुझे पता है इनका नाम क्या है। अभी तक क्या पुलिस ने कार्रवाई की है, पकड़ा गया इनको? देखिए गाड़ी तो मेरे ख्याल में एनुल आबदीन या ऐसे किसी शख्स के नाम पर है, रजिस्टर्ड है, क्लियर गाड़ी है, एक्वा है ये। और पुलिस का कहना है कि इनके पास इस झगड़े से मुतालिक कोई शिकायत लेकर नहीं आया, लेकिन अगर कोई शिकायत लेकर आता है तो उस पर 506 और दीगर सेक्शन के तहत ये फूड डिलीवरी राइडर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें हित्तक इज्जत है, मारपीट है, इमलाक को नुकसान पहुँचाना और दीगर दिफात के तहत इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और यकीनी तौर पर होनी भी चाहिए। हमने पुलिस को देखा है कि जब कोई बड़े केसेस होते हैं या कोई बड़ा शख्स होता है, अगर कोई शख्स दरख्वास्त जमा कराने ना भी जाए तो बाज़ औक़ात पुलिस सरकार मुद्दत में भी दर्ज कर लेती है मुकदमा, ताकि उस केस को एक मिसाल बनाया जा सके। लेकिन चूंकि गरीब डिलीवरी राइडर था वो तो डर के मारे। नज़ीर, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन पुलिस अपनी मुद्दत में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर सकती? मेनेस टू सोसाइटी है, दहशत फैला रहा है, अफरा तफरी फैला रहा है, लोगों को बीच चौराहे खड़े होकर दिन दिहाड़े हरास कर रहा है, ट्रैफिक की रवानी को भी मुतासर कर रहा है, जाम की हुई ट्रैफिक। पुलिस अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर ले। देखिए साइम, इस पर सिर्फ पुलिस की कार्रवाई नहीं होती, इस पे ट्रैफिक पुलिस भी इसको चालान भेज सकते हैं। ट्रैफिक में खलल डालने पे जो छोटी गाड़ी है, मेरे ख्याल में उसका 15,000 रुपये चालान है, ई चालान। तो इस वीडियो को देखकर ट्रैफिक पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो गुज़श्ता रोज़ का ये वाक़या और ये वाक़े के बाद पुलिस अफसरान को भी नोटिस लेना चाहिए कि यहाँ गरीब और अमीर का मयार ख़त्म होना चाहिए कि किसी सिर्फ इलीट क्लास के लिए आप पुलिस खुद नोटिस ले, सरकार मुद्दत में मुकदमा दर्ज करे। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि अब तक उनके पास कोई दरख्वास्त लेकर नहीं आया। लेकिन इसके अंदर चूँकि थाना सतह पर जो फैसले लिए जाते हैं वो उनके लोकल और रूटीन की जो केसेस आ रहे थे उस पर लिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई अफसर इसके ऊपर, जैसे एसएसपी साउथ है या डीआईजी साउथ है, वो अगर इस पर नोटिस लें तो बाकायदा इस पर एक्शन लिया जा सकता है। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम इन दोनों को बुलाकर उस गरीब से माफ़ी मंगवाई जाए, उसके जो मोटरसाइकिल नुकसान हुआ है उसका अजाला करवाया जाए।
सही बात। क्योंकि इस तरह के वाकयात से आपका शहर, आपका मुल्क बदनाम होता है। बिल्कुल सही। नज़ीर हमारे साथ ही रहिएगा और ये हम चाहते हैं कि जनाब सख्त कार्रवाई हो, इस मामले की तहकीकात हो और बाखबर सवेरा में हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जहाँ पर भी हमारी नज़र से अगर कोई चीज़ गुजर रही है और वो नाइंसाफ़ी हो रही है, कोई मेनेस टू सोसाइटी, तो हम उसको हाईलाइट करें। दूसरा आपको बता दें, एक और भी हमारे पास खबर है और वो ये है कि डॉक्टर आकाश कत्ल केस में, आपको याद है डॉक्टर आकाश जो कि बैंक से 50 लाख रुपए निकलवा के जा रहे थे, 3 तलवार का वो एरिया था, डाकू आए, उन्होंने उनसे पैसे लूटे और उनको कत्ल कर दिया मौके पर ही। वो जो मुल्ज़िमान थे वो पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं साथियों की फायरिंग से। तफसीलात क्या हैं वो भी नज़ीर शाह से जाने थे। नज़ीर, उस हवाले से भी हमें अपडेट कर दें, जो डॉक्टर आकाश कत्ल केस में सारा मामला था, मुल्ज़िमान जो है वो पुलिस मुकाबले में मारे गए, वो मुकाबला कब हुआ, कैसे हुआ? देखिए साहब, ये जो खबर है डॉक्टर आकाश केस में जो गिरफ्तार 3 मुल्ज़िमान थे, ये पुलिस मुकाबले में मारे गए, इसको मैं रवां साल की सबसे बड़ी खबर कह सकता हूँ। क्योंकि इस तरह के वाक़यात जो होते हैं स्ट्रीट क्राइम या डकैती के दौरान, अगर कोई मुल्ज़िम इस तरह हत्या लग जाए और मारा जाए तो यकीनी तौर पे कुछ यूजुअल कुछ अनयूजुअल खबरें होती हैं जिनको हम अपनी नज़र से देखते हैं। इन्वेस्टिगेटिव तौर पर भी हम देखते हैं कि अगर कोई मुल्ज़िम गिरफ़्तार हुआ तो उसके साथ क्या किया गया और कोई अदम गिरफ़्तार है तो उसकी गिरफ़्तारी के लिए क्या किया गया। सबसे पहले डॉक्टर आकाश केस में पुलिस ने न सिर्फ सेफ सिटी बल्कि S4 और दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज़ का सहारा लिया। इस केस में SHO जो शाह लतीफ़ थे उनकी टीम की जानिब से भी, क्योंकि जब कोई बड़ा हाई प्रोफाइल केस हो जाता है तो पूरी कराची पुलिस उसके ऊपर लग जाती है, जिसके पास जो मालूमात होती है फराहम करता है। इसके अंदर पूरे सिंध पुलिस के कई ऐसे अफसरान हैं और थाने जिन्होंने इस केस में मदद की। आखिरकार इसके अंदर सुरेश, अनिल और रामचंद, ये तीनों गिरफ्तार हुए। इनको तफ्तीश के लिए मुंतकिल किया गया, केस SIU गया। उसके बाद गुज़श्ता रात अहमद बरोही गोड गुलशन मेमार में इनको मुल्ज़िमान की निशानदही के लिए या उनकी गिरफ्तारी के लिए ले जाया जा रहा था कि इसी दौरान जो इनके साथी थे उन्होंने जब पुलिस टीम को देखा तो उन पुलिस के ऊपर उन्होंने फायरिंग कर दी। पुलिस की जानिब से भी जवाबी फायरिंग की गई, लेकिन जो मुल्ज़िमान की गोलियां थी पुलिस के मुताबिक वो इन तीनों मुल्ज़िमान को लगी और एक एहलकार को भी लगी। इनको फौरी तौर पर अस्पताल की जानिब मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ये तीनों मुल्ज़िमान सुरेश, रामचंद और अनिल हलाक हो गए। इस केस में सिर्फ ये 3 नहीं बल्कि 7 से 8 मुल्ज़िमान थे, जिसमें एक खातून भी थी जो असलम उर्फ बाबा के साथ उस गाड़ी में सवार थी जो इस गैंग का लीडर था। 2021 में लांडी जेल के अंदर ये गैंग बनाया गया था जिसके अंदर रामचंद और असलम उर्फ बाबा सबसे पहले मिले थे। कायदाबाद के ये रहायशी है, उसी सराउंडिंग्स में ये वारदात, उसी सराउंडिंग में ये निकलते थे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करने और एक दिन में 2-2, 3-3 बैंकों के बाहर ये कैश स्नैचिंग की वारदातें करते थे। लेकिन अब जाकर ये 3 तो अपने अंजाम को पहुंच गए, अब बाकी 4 को या 5 जो है उनको पकड़ना बाकी है। जी बहुत शुक्रिया नज़ीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। और ये डॉक्टर आकाश कत्ल केस का भी हमने आपको फॉलो अप बता दिया और साथ ही साथ जो कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में जो वाक़या पेश आया जिसमें एक फ़ूड डिलीवरी राइडर के साथ नाइंसाफ़ी ज़्यादती की गई, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसको हिरासा किया गया, उसकी बाइक को तोड़ा गया। और ऑब्वियसली जब आप वो देखिए, जब बाइक को गिरी हुई है बाइक और उसको मार रहे हैं हॉकियों के साथ, तो फिर आप ये भी देखें ना कि वो जो बैग में जितना भी खाना होगा, जितनी उस बेचारे की डिलीवरीज होंगी, वो सब वेस्ट हो गई। तो गुस्सा जो है ना वो गरीब पे ही निकलता है हमारे मुल्क में। ये अलमिया है हमारी सोसाइटी का, हमेशा कमज़ोर के ऊपर गुस्सा निकाला जाता है और जिसके पास अथॉरिटी होती है, इख्तियार होता है, पावर होती है, वो उसका नाजायज़ इस्तेमाल करता है अपने से कम इख्तियार वाले लोगों के ऊपर या बे इख्तियार लोगों के ऊपर। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, अब जो मैं आपको अगली स्टोरी बताने जा रहा हूँ ये बड़ी मज़े की है। वो मज़े की इसलिए है कि 2 बड़ी पार्टीज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये जनाब हम देखते हैं कि विफाक में, इत्तेहाद में है। और साथ ही साथ जब तरमीमें पास करने का वक्त आता है, हमने देखा 26वीं 27वीं तो यकजान 2 कालिब हो जाते हैं। लेकिन जब इंतखाबात का टाइम आता है, कोई इंतखाबी सरगर्मियाँ चल रही होती हैं मुल्क में, जैसे हमने GB में देखा, अभी आज़ाद कश्मीर में चल रही हैं, तो तुंदो तेज़ बयानात का सिलसिला शुरू हो जाता है। और उसमें फिर मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं ना करते हैं, ऐसी बात कही जाती है कि हम सुनने वाले भी हैरान हो जाते हैं कि भाई आप तो इत्तेहादी हैं, तो ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। अब मैं जिक्र कर रहा हूँ जनाब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग पर बरस पड़े, कल की बात है। उन्होंने कहा कि नून लीग वाले
ऐसे कहते हैं जैसे पंजाब में दूध और शहद की नहरें बहती हैं। ऐसे बात करते हैं जैसे ना बाप वज़ीर आज़म रहा ना चचा वज़ीर आला बना। अपनी बहन से कहता हूँ, मतलब बिलावल साहब ने कहा मरियम नवाज साहिबा को मुखातिब करके, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहन से कहता हूँ अपने वालिद को बता दें उनकी भी 3 मरतबा हुकूमत रही है। बिलावल भुट्टो का मरियम नवाज को जवाब। अच्छा जी, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब में बिलावल साहब ने यह भी कहा कि इलेक्शन में नून लीग वाले मुश्किल में हैं, आज आपके पाँव भी पकड़ेंगे, इलेक्शन ख़त्म होंगे तो गले से पकड़ लेंगे आप लोगों को। वो खिताब में वहाँ पर अवाम को ये बता रहे थे। वो कहते हैं कि ये समझते हैं, मतलब नून लीग वाले समझते हैं कि रायवंडी पंजाब है, मैं तो मुंह नहीं लगाना चाहता, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। नून लीग का मंशूर ये है कि मियाँ साहब का दिल करता है कि हम इस्लाहात लेकर आएँ। वो चाहते हैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का फैसला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म करे। हुकूमत का वज़ीर आज तक अपनी बात पर कायम है। वो वज़ीर नहीं मानता कि मीरपुर और रावला कोट कश्मीर का है। ये वो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया था, ये उसको मेंशन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म उस वज़ीर को काबीना से नहीं निकालते तो ये फिर उनकी पॉलिसी है। अच्छा, अब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल साहब ने जो ये बात की कि मुस्लिम लीग नून के लिए रायवंड ही पंजाब है और उनको ऐसे लगता है, उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून वालों को ऐसे लगता है जैसे पंजाब में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, वहाँ पे तो सड़कों का ये हाल। तो इस सारी बात के ऊपर, इस सारे इनके बयान के ऊपर सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जवाब दिया। जवाब कैसे दिया? उन्होंने एक्स पर एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने अल्टरनेट, यहाँ पर बिलावल साहब का बयान चल रहा है और यहाँ पर उन्होंने कहा कि बिलावल आए, हम आपको दिखाते हैं पंजाब की सड़कें, पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर उसमें पंजाब में मतलब कहूटा अटक से लेकर डेरा गाजी खान और रहीम यार खान तक पंजाब जो है वो एक जैसा। ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने अपनी उस ट्वीट में, उसके कैप्शन में भी लिखा। मुझे लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मीडिया सेल है वो बड़ा ज़रा जेनजी लेड है, क्योंकि बड़ी ये एक मीम टाइप वीडियो थी और इसमें फिर इसका साउंड और एंड ऑल द कैप्शन एंड ऑल। अच्छा, इसके जवाब में जब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ये एक्स पर ये वीडियो जारी की और कैप्शन लिखा, इसके जवाब में सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब ने इसका जवाब दिया और उन्होंने कुछ बातें की, कुछ बयानात दिए। अच्छा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने फुटेज दिखाई, मनाजिर दिखाए और इधर से भी शर्जील मेमन साहब ने अवाम का जो रद्द अमल था वो दिखाया और साथ में उन्होंने अपनी एक वीडियो भी पोस्ट की। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लोगों का क्या रद्द अमल है वो उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दिया। सादिया जावेद साहिबा तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। सादिया, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। मुल्क की 2 बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में बैठी हैं वफाक के अंदर, लेकिन जब भी कभी इंतखाबी सरगर्मियाँ होती हैं, हमने गिलगित में भी देखा, हमने अब कश्मीर में भी देख रहे हैं, ऐसे तुंदो तेज़ बयानात एक दूसरे के लिए दिए जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि लफ्जी गोलाबारी के साथ साथ डिजिटल गोलाबारी भी हो रही है। ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई सादिया? थैंक यू वेरी मच। देखें, गिलगित बल्तिस्तान में भी जब इलेक्शन कैंपेन हुई तो एक बड़ी माजरत के साथ कि मुस्लिम लीग नून हमेशा पाकिस्तान के शहरों को कंपेयर करने लगती है कराची से और स्पेशली लाहौर से। अच्छा। देखिए, दिखाने के लिए तो हम भी शाराए फैसल दिखा दें, शाराए भुट्टो दिखा दें, या जो मेन आर्टरीज हैं इस शहर की जो फुली डेवलप्ड हैं, हम भी वो 4 तस्वीरें रख दें, हैदराबाद का ऑटोबान रोड की तस्वीर रख दें। इस तरह वो, क्योंकि उनकी नज़र में पंजाब लाहौर, आपने, क्योंकि अभी मैं देख रही थी जब आपकी रिपोर्ट चल रही थी, आपने पूरा पंजाब के मुख्तलिफ अजला डिविजन्स दिखाए जहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है और स्पेशली साउथ पंजाब जो फोकस नहीं है। अगर दावा करती हैं इस वक्त की हुकूमत के हम पंजाब में काम कर रहे हैं तो वो लाहौर में ज़रूर काम कर रही है और लाहौर, पूरे पंजाब का बजट लाहौर में लगाया जाता है। तो जाहिर सी बात है आईना दिखाना बहुत ज़रूरी था। हर दफ़ा की तरह ये फैसला जो है वो क़यादत का था कि बिल्कुल उनको आईना दिखाया जाए, क्योंकि जब गिलगित बल्तिस्तान गए तो वहाँ भी इस शहर के लिए जो कि गरीब परवर शहर है, मैं हमेशा कहती हूँ कराची के मसाइल हैं, लेकिन कराची के मसाइल को नज़र में रखते हुए, उसकी आबादी को नज़र में रखते हुए
उस तरह उसकी डेवलपमेंट बिल्कुल हम सादिया, मैं development पे आपकी काम इस बात से तो अग्री करता हूँ कि शाहराह भुट्टो आप लोग दिखा सकते हैं, वो एक्चुअली वाकई काबिल दीद है, मैंने उस पर ट्रैवल भी किया। लेकिन बाकी आपने कहा हम शाहराह फैसल भी दिखा सकते हैं, दिखाने को हम मेन जो है वो अपनी रोड्स दिखा सकते हैं। वो जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने वीडियो अपलोड किया उसमें तो वो बिहाड़ी, वो डेरा गाजी खान, लैया, कहूटा, अटक, इन इलाकों में दिखा रहे हैं सड़कें डेवलप्ड बनी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। देखें वो दिखाती तो वही वो मेन आर्टरीज दिखा रही ना। कभी अंदरून जो इन शहरी जो ये शहर हैं इनके अंदरून इलाके, हमें भी पता है कि जो लाहौर का अंदरून इलाका है, जब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2024 में इलेक्शन लड़ा था लाहौर शहर से, जो वो अंदरून लाहौर है, जो उसके हालात हैं वो हमें भी पता है। 4 सड़कें दिखाने से पंजाब की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। हमें पता है पंजाब का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है, हमें पता है कि पंजाब के छोटे शहरों का क्या हाल है, स्पेशली साउथ पंजाब। और कल तो चेयरमैन साहब ने खुद तकरीर में ये बात कही है कि जब मैं कहूटा वाले रास्ते से कश्मीर गया हूँ तो जो सड़क का हाल था, तो मरियम औरंगजेब साहिबा ने ज़रूर डिजिटल पोस्टिंग की है, कल मैंने देखी है उनकी, लेकिन उनको आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उनको आईना दिखाना बहुत ज़रूरी था, आप कहती हैं। सादिया, ये तो हुस्न है जमहूरियत का, हम चाहते हैं कि एक्सरसाइज ऐसे ही कंटिन्यू रहे, एक दूसरे की जो खामियां हैं उनको पिन दिखाया जाए और उन पर फिर क्रिटिकल जो क्रिटिसिज्म है वो होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। लेकिन ये सिलसिला जो है ये सिर्फ कश्मीर के इंतखाबात तक है, उसके बाद भी हम ये एक्सरसाइज होता देखेंगे, फिर दोबारा दोस्ती हो जाएगी, क्या होगा? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज, आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा रिकन्सिलिएशन और जो है वो डिवाइड नहीं चाहती। हम चाहते हैं कि लोग मिल बैठकर बातचीत के ज़रिए रिकन्सिलिएशन देखें के ज़रिए जो है वो चलें, वो हमारी ज़रूर कोशिश होती है। लेकिन आईना भी दिखाना बहुत ज़रूरी है और हम वो नून लीग को दिखाते रहेंगे, क्योंकि नून लीग जो है ना वो सोचती है कि जी हमें तो कोई कुछ कह नहीं सकता, हमें तो कोई कुछ बता नहीं सकता। लेकिन नहीं, हकीकत हम भी जानते हैं, पाकिस्तानी अवाम के आगे हकीकत आनी चाहिए। साउथ पंजाब, जब आपको याद होगा जब पिछले साल सैलाबी सूरत हाल कायम हुई थी तो साउथ पंजाब में क्या हालात थे, वहाँ लोगों को उस तरह फैसिलिएट नहीं किया गया था। मुझे ये बात आज तक नहीं समझ आती कि तख्ते लाहौर को क्यों पंजाब समझा जाता है। अच्छा। तख्ते लाहौर पंजाब नहीं है, पंजाब जो है वो रहीम यार खान से शुरू होता है और रावलपिंडी तक जाता है। ये सादिया, अब आपने जो बात की, मैं अगर आप एक्स के ऊपर पोस्ट करके मरियम औरंगजेब साहिबा को टैग करें तो मुझे लगता है कि वो इसका जवाब भी देंगे आपको। थैंक यू वेरी मच सादिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास एक अपडेट है और वो ये है कि बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन ताकत से जारी है। फोर्सेस ने सोराब और मस्तोंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, जिनमें 10 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया गया। ISPR के मुताबिक सोराब में 7 खवारिज मारे गए और मस्तोंग में 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। कार्रवाई के दौरान 2 खवातीन खुदकुश बमबार और 1 सहूलतकार को भी गिरफ्तार किया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, अब बात जो है वो यहाँ तक आ चुकी है कि ये खवातीन को भी अपने नाजायज़ जो इनके मनफी मफादात हैं उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, रियासत मुखालिफ प्रोपोगंडे के लिए, शर फैलाने के लिए, बच्चों की जहन साजी तो ये कर ही रहे थे। अब खवातीनों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो दहशत गर्द बने और उनको खुदकुश बमबार बनाया जा रहा है। जी हाँ, देखिए बड़ी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है अगेंस्ट दी बलोचिस्तान के ट्रेडिशन, रवायात और उनके जो अक़दार हैं उनके बरखिलाफ। जिस तरह ये मजीद ब्रिगेड वाले जहन साजी कर रहे हैं, जब ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो प्रेशराइज कर रहे हैं और उनको यूज़ कर रहे हैं, जिससे ये अभी पकड़ी गई है। और पास में शहरी बलोच वाज द फर्स्ट वन जिसने खुद का हमला किया, फिर सुमैया थी और फिर बहुत सारी पकड़ी भी गई। अदिला बलोच की हमने कहानी भी सुनी और एक नौजवान थी वो पकड़ी गई थी और बहुत सारी थी खवातीन थी, वो वुड भी सुसाइडल बम्बर्स थे।
अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से ख़वातीन का इस्तेसाल किया जा रहा है बाई फितरल हिंदुस्तान, और ख़ास तौर पे जो कल का जो वाक़या हुआ है और जिसमें कुछ इन्होंने एक बस पे फायरिंग की है, और ख़ास तौर पे जब आप क्वेटा से निकलते हैं तो ये पहले मस्तूंग है, मस्तूंग के बाद ये खट कोचा है, मंगुचर है, कल्लात है, और उसके बाद खुलदार का इलाका है। तो इस बेल्ट में हमने रिसेंटली देखा है कि दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं जिसमें बसों पे फायरिंग की गई है। और देखें कि जब ये वाक़या होता है तो फिलहाल हिंदुस्तान हो, ये उनका मकसद होता है, उनके जो हैंडलर्स हैं राह वाले कहते हैं कि आपने सिचुएशन क्रिएट करनी है, खबर बनानी है, खौफ पैदा करना है। सो दैट्स वाई इस तरह पैसेंजर बसों पे, और पास में अगर मुसाखेल में हमें याद है यहाँ पे 30 नॉन लोकल्स थे वो शहीद कर दिए गए थे, 10 बसें जलाई गई थी, और इसी तरह मस्तोंग में भी कल 3 जो LNG के बॉजर्स थे वो भी जलाए गए। सो दी मेरा ख्याल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो इंटेलिजेंस की बात होती है कि लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका क्या रिएक्शन था, आपकी पुलिस क्या कर रही थी, आपकी लेवीज क्या कर रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था। हर टाइम एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आर्मी आएगी, FC आएगी, और पास में ऐसे वाकयात में जिसमें लेवीज वहां पे मौजूद थी, 500 मीटर पे थी, दैट डिड नॉट रिएक्ट, लेकिन FC वहां पे पहुंच गई थी। आर्मी आती तो आर्मी या FC तो ऑर्डर्स के वेट नहीं करती है। सो दैट्स वाई कंसेप्ट दिया गया था कि अज़्म इस्तेहकाम के अंडर तमाम जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अलावा पुलिस के लोग हैं, लेवीज के लोग हैं, जुडिशरी, हर एक को अपना काम करना चाहिए। और अकॉर्डिंगली चैलेंज तो वहाँ पे है, परसिस्टेंट चैलेंज है वहाँ पे, लेकिन लोकल फैसिलिटेटर है उनको आइडेंटिफाई करना होगा। बेस्ट ऑफ ऑपरेशन भी अंडरस्टैंड दैट इज अफगानिस्तान, वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन देखें कि एक चैलेंज है, बलूचिस्तान इज 43% ऑफ पाकिस्तान, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हर इंच कोने में आप जाके सिक्योरिटी फोर्सेस को रख सकें, मुमकिन नहीं है। और फिर देखें फोर्सेस कम है, एरिया बहुत ज़्यादा है, और आबादी नहीं है, रगड़ टेरेन है और वैलीज हैं, फिर लोकल जहाँ पे फैसिलिटेशन भी हो तो मुश्किलात वहाँ पे पैदा होती है। लेकिन ये है कि एक जंग है, एक तवील जंग है, और इनिशिएटिव हमेशा दहशतगर्द के पास होता है जिससे ज़्यादा कैजुअल्टीज के चांसेस हैं। करेक्ट। लेकिन पाकिस्तान का अज़म है कि जी वी विल एलिमिनेशन इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। करेक्टली सेड। मसूद साहब, ये जो फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान है, ये मज़हब का बड़ा प्रचार करते हैं, ये गैर शरई फतवे लेके उसको इस्तेमाल करते हैं नाजायज़ अपने मफादात के लिए। कौन सा मज़हब इनको इस बात की इजाज़त देता है, तरगीब देता है कि ये ख़वातीन को खुदकुश बम्बार बनाएं और फिर उन ख़वातीन को भेजें जाके वो इनोसेंट सिविलियन आबादियों के अंदर अपने आप को बॉम्ब कर लें? अब ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं जिनमें चुन चुन के दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया जा रहा है, इसमें FC भी है सर, ये मुश्तरका ऑपरेशंस हैं, इसमें पुलिस भी है, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं, इसमें ज़िला इंतज़ामिया भी मुतहरिक है। आपको लगता है कि ऑपरेशंस अब कंक्लूसिव होंगे? जी आप देखें, जो ऑपरेशन शाबान है वो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट ऑफ क्वेटा है, वो कंसंट्रेशन है। हिना ओड़क जियारत वाली साइट है, हरनाई वाली साइट है, संजाबी वाली साइट है, और फिर वहाँ पे दुकी है, कोहलू के एरियाज लगते हैं, सिब्बी लगती है। तो इस पे लेकिन वो शाबान माउंटेन्स के वो कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है, और वहाँ पे कामयाबी के साथ वो ऑपरेशन जारी है। और मोस्टली द फोकस इज ऑन फितनल ख्वारिश शाबान में। कुछ एरियाज में फितनल हिंदुस्तान भी मौजूद हैं, लेकिन जो ये एरियाज हैं टू द साउथ, और जिसमें ये मस्तूम का एरिया है, फुलदार का एरिया है, तो इसमें ये फितनल हिंदुस्तान के हैं। तो सिर्फ देखें कि है दहशतगर्द कम है, लेकिन खबर बनाते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। फिर जिस तरह इंडियन मीडिया उसको उठाता है, अफगान मीडिया उठाता है, सोशल मीडिया में खबर लगाते हैं और उसको प्रोजेक्ट किया जाता है और उसको मैक्सिमम लोगों को फैलाया जाता है। सो उससे खौफ हरास, एक पैनिक क्रिएट किया जाता है। और देखें ना, इसमें भी कोशिश यही की जाती है कि दिस इज, आप जब क्वेटा जाते से कराची जाते हैं, हाईवे है, और इस पर आप इस तरह के वाकयात करेंगे तो उससे एक खौफ पैदा होगा। तो दैट्स वाई मेरा ख्याल में जिम्मेदारी यही बनती है कि सबका रोल है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी रोल है, और इंटेलिजेंस वहाँ पे मजबूत करनी होगी, CTD भी है, और इसके बाद पुलिस भी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी है। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें मनज़म करने के, बट इट विल टेक टाइम। हम कह सकते हैं जंग है और तवील जंग होगी, और ऑलरेडी एक दफ़ा हम शिकस्त दे चुके थे, लेकिन दोबारा तालिबान के आने के बाद से हमने तेज़ी देखी। अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, फैसिलिटेशन सब वहाँ से हो रही है। आप तो पैसे की गेम है ना, डॉलर्स दे रहे हैं। अब ये जो दहशतगर्द फितनल हिंदुस्तान है वो तो कोई बात नहीं कर रहे हैं ना, बलोच की राइट से या उसके बाद नहीं है।
वो डॉलर्स मिल रहे हैं और उनके सामने डेड बॉडीज होनी चाहिए। और ब्रिगेडियर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए भी आपने जिक्र किया इंडियन मीडिया का, तो आप देख ही रहे होंगे इंडिया में इस वक्त क्या चल रहा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वही मोदी है जो पिछले साल तक ये कहता था कि पाकिस्तानी नौजवानों रोटी खाओ वरना मेरी गोली तैयार है। आज वही मोदी अपने मुल्क में 19, 20, 21, 22 साल के लड़के लड़कियों से, बच्चों से जलील हो रहा है। वही अमित शाह है, ये वही प्रधान है, और सब ये वही शक्लें हैं जो हमें धमकियां लगाते थे। आज अपने मुल्क में इनके क्या हालात हैं, गोदी मीडिया उसको कवर बिल्कुल नहीं कर रहा। आपको लग रहा है कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है सीजेपी की कोलैबोरेशन के साथ, और जिस तरह से सोनम वांगचुक वहाँ बड़े मुतहरिक हैं, मोदी ने अपना यूथ बैंक जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया, और 2029 के इंतखाबात में मोदी के पास अब मैंडेट नहीं बचा। देखें, कॉकरोच जनता पार्टी ने चैलेंज कर दिया है दी पॉलिटिकल रेपुटेशन है बीजेपी आरएसएस की, या उनका आप समझ ले जो उनकी स्टैंडिंग थी, जो उनकी एक आप समझ ले रेपुटेशन थी, वो डैमेज कर गए हैं। और स्पेशली देखें 25 लाख से ऊपर उनके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में, मतलब बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है। और फिर देखें इंटरनेशनल मीडिया की नज़रों में आ गए हैं। और फिर जो लोग हैं जनरेशन जी वाले हैं, यंगस्टर्स हैं, सो अब एक थ्रेट बन गई। जिस तरह हमने जंतर मंदिर के बाहर के मनाजिर देखे हैं, जिस तरह पब्लिक बच्चे वहाँ पे हैं, और जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट है, सो इट हैज़ नॉट डेवलप ए पॉलिटिकल थ्रेट। अभी आप देखें फ्यूचर में अभी वो कहते हैं इट इज इलेक्टोरल थ्रेट टू बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट। जिस तरह यंगस्टर्स ने है, जिस तरह हमने बांग्लादेश में वाकयात देखे, जनरेशन जी ने टेक ओवर कर लिया था, तो यहाँ भी इंडिया में आप नियर फ्यूचर में देखेंगे जो मजालिम वहाँ पे मुसलमानों के साथ हो रहे हैं, सिखों के साथ हो रहे हैं, क्रिश्चियंस के साथ हो रहे हैं, दलित के साथ हो रहे हैं, यू नेवर नो कि कल ये भी लोग उठ खड़े होंगे। अल्टीमेट ये है कि इंडिया की जो देखें ना कि ओबामा राइटली सेड कि देयर विल बी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इंडिया विल पुल अपार्ट, इंडिया टूट जाएगा, तो लाइकली है। राइटली सेड। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और यहाँ पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब। और अब मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो जैसे जैसे डेवलप होगी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इंटरेस्टिंग है। ये महकमा तालीम सिंध ने सरकारी स्कूलों में असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की हाज़िरी को, अटेंडेंस को जदीद बनाने के लिए चेहरे की शनाख्त पर मबनी निज़ाम मुतारिफ़ करवाने का फ़ैसला किया। मतलब अब जो टीचर्स की जो अटेंडेंस है वो फेस आइडेंटिफिकेशन से होगी। अच्छा जी, अब ये फैसला किया गया जबकि 1989 से 2020 तक भर्ती होने वाले मुलाजमीन की तालीमी इसनाद की जांच का अमल भी शुरू कर दिया है। अब उनकी जो सारी सर्टिफिकेशंस हैं वो भी चेक होंगी, जो उन्होंने जो भी क्वालिफ़िकेशंस हैं, उसकी जो असनाद हैं वो भी अब जनाब उसकी तस्दीक होगी। इसके बाद क्या हुआ, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके बाद तकरीबन 15,000 असातिज़ा और गैर तदरीसी मुलाजमीन ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट के लिए दरख्वास्तें जमा करवा दी। ज़राए के मुताबिक नए निज़ाम का मकसद गैर हाजिर मुलाजमीन की निशानदही और हाज़िरी के निज़ाम में शफाफियत लाना है, जबकि मुबैना जाली डिग्रियों वाले मुलाजमीन के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का फ़ैसला किया गया। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कोई कार्रवाई हो हमारे ख़िलाफ़, हम अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं। ये मैं आई एम सॉरी, आई एम लाफिंग, बट दिस इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन। और बड़ी सैड और अनफॉर्चुनेट बात है कि इस ऐसे मुल्क में, जिस मुल्क में तालीम जो है वो आईनी हक है हर बच्चे का, और करोड़ों की तादाद में बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं आज के दिन भी, एज वी आर स्पीकिंग। और वो मुल्क है हमारा जहाँ पर गोश्त स्कूल हैं, गोश्त टीचर्स हैं, गोश्त पता नहीं क्या क्या है। ऐसे हालात के अंदर इस मुल्क के अंदर अब यहाँ पर एक और भी आपको बता दें कि ये भी एक फैक्टर है कि जनाब जाली असनाद हैं टीचर्स के पास, और वो जो है वो जाली असनाद के साथ ही बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं। तो जब असातिज़ा ही ऐसे फ्रॉड और स्कैम्स होंगे और तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, वो क्या तालीम देंगे? आप बताएं कि एक ऐसा शख्स जो कि इतने सालों से, दहाइयों से झूठ बोल रहा है कि वो उसके पास फ़लाँ डिग्री है, वो बच्चों को सच की तलकीन कैसे देगा? वो बच्चों को अच्छी बात, सच की, हक की बात कैसे बताएगा? मैं ये बात सोच रहा हूँ। और जो बच्चे उससे पढ़ रहे होंगे वो बच्चे क्या परवरिश पा रहे होंगे? तो ये पेरेंट्स के लिए भी खैर एक बड़ा एक थिंकिंग, सोचने के लिए एक बड़ी एक चीज़ है कि आप लोग जब ट्यूटर्स रखते हैं, हायर करते हैं, बच्चों को ट्यूशन्स भेजते हैं, क्रैश कोर्सेज़ के लिए भेजते हैं, तो ये चीज़ें देखा करें कि टीचर्स जो हैं वो वेरीफाइड हैं, वो सर्टिफाइड हैं, उनके पास क्या असनाद है, उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या क्वालिफ़िकेशन है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मॉन्टेसरीज़ में भेजते हैं या डे केयर्स में भेजते हैं, वहाँ पर भी देखा करें कि क्या भाई किस माहौल में आपके बच्चे परवरिश पा रहे हैं, किस माहौल में परवान चढ़ रहे हैं। बहुत सी चीज़ें जो बच्चों को अर्ली
स्टेज में ही बच्चों को समझाई जाती हैं, क्योंकि उनका दिमाग जो है वो डेवलपिंग होता है ना, डेवलप हो रहा होता है। उस टाइम पे बच्चों के दिमाग में अगर आप ये बात डाल दें कि झूठ बोलने में तो मसला ही कोई नहीं है, या सच से जो है वो आपने इनकार करना है और आपने की जगह बातिल का साथ देना है, ये छोटी छोटी इंस्टेंस होते हैं जहाँ पर बच्चे ये चीज़ें सीख लेते हैं। और ये जिम्मेदारी होती है टीचर्स की कि बच्चों को ये बातें ना सिखाना। बट आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि 15,000 टीचर्स ने और जो बाकी स्टाफ था, जो गैर तदरीसी मुलाजमीन थे, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट अप्लाई कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि डिग्रियां चेक हो रही हैं, दूसरा यहाँ पे आके अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, फेस दिखा के फेस वेरीफाइड होगा, वेरिफिकेशन होगी, तो उससे बेहतर है कि कोई इससे पहले कोई कार्रवाई हो, हम अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं। क्या बात है जी। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, अब ज़रा आपको बता दें कि लाहौर में क्या सिचुएशन है। लाहौर में रेबीज़ का मूजी मर्ज़ एक और मासूम ज़िंदगी निकल गया। मेयो अस्पताल में ज़ेरे इलाज 4 साला बच्चा मोहम्मद यासीन जान की बाजी हार गया। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे को तकरीबन 1 माह कबल आवारा कुत्ते ने काटा था। अहले खाना की जानिब से वैक्सीनेशन भी करवाई गई, ताहम बादअज़ां बच्चे में रेबीज़ की अलामत ज़ाहिर हुई और हालत बिगड़ती चली गई। रेबीज़ की अलामत में एक सबसे जो मेन अलामत है वो ये है कि बच्चे को जिसको रेबीज़ होता है वो उनको हाइड्रोफोबिया हो जाता है या एरोफोबिया हो जाता है। तशवीशनाक हालत के बाइस बच्चे को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया, लेकिन तिब्बी माहिरीन की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं और नन्ही जान दम तोड़ गई। डॉक्टर्स का ये बताना है कि चंद रोज़ के दौरान मेयो अस्पताल में रेबीज़ के बाइस ये दूसरी हलाकत है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को खबरदार करते हुए कहा है कि कुत्ते के काटने के बाद फौरी तौर पर तिब्बी मरकज़ पहुँचें, रेबीज़ वैक्सीन का मुकम्मल कोर्स लाजमी करवाएं और किसी भी अलामत को नज़रअंदाज ना करें। साथ ही साथ इंतज़ामिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन जो स्ट्रे डॉग्स हैं इनको भी न्यूट्र करें, इनको स्प्रे करें, और दूसरी बात है इनको वैक्सीन, इनकी भी वैक्सीन होनी चाहिए, इनको वैक्सीनेट करें। कराची में तो खैर ये मामला तो बहुत ज़्यादा है। कराची में तो अभी तक वो एक रेबीज़ कंट्रोल कोई प्रोग्राम चल रहा है जो कि चले ही जा रहा है और हम आए रोज़ यहाँ पे वाक़यात रिपोर्ट करते हैं, लेकिन लाहौर के मेयो अस्पताल में ये कुछ अरसे में, 1 माह के अरसे में ये दूसरा वाक़या था। वेरी सैड एंड वेरी अनफॉर्चुनेट। मूविंग फॉरवर्ड, आपको बताते हैं कि आज हम कौन सा दिन मना रहे हैं। आपको पता है कि हम बाखबर सवेरा में आए रोज़ कोई ना कोई दिन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। आज वर्ल्ड व्हेल एंड डॉल्फिन डे मनाया जा रहा है जनाब। क्या बात है, ताकि इसके समुद्री हयात के इन खूबसूरत और ज़हीन जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से शऊर उजागर किया जा सके। व्हेल और डॉल्फिन न सिर्फ समुद्री माहौलियाती निज़ाम का अहम हिस्सा हैं, बल्कि समुद्रों के तवाज़ुन को बरकरार रखने में भी अहम किरदार अदा करती हैं। अब बढ़ती हुई आलूदगी, प्लास्टिक, कचरे, मौसमियाती तब्दीलियों, गैर कानूनी शिकार और समुद्री शोर के बायस इन जानदारों को शदीद ख़तरात लाहक हैं। अच्छा, ये दिन हमें याद ये दिलाता है कि समुद्रों का तहफ़्फ़ुज़ दरअसल पूरी ज़मीन के मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप देखें कि हमने अपनी जो पब्लिक बीच है, ये सी व्यू वाली, इसका क्या हशर किया है। हम जाते हैं अपनी बीचेस पे, वहीं पे प्लास्टिक बॉटल्स डंप करके आ जाते हैं, प्लास्टिक बैग्स वहीं फेंक के आ जाते हैं, जो खाया पिया ह्यूमन वेस्ट सारा वहीं छोड़ के आ जाते हैं। अब खैर जब लाहौर से नया आया तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं कि भाई जाके बीच देखें। जब बीच देखी इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई। और ये बात समझने की कोशिश करें कि प्लास्टिक जो है ना वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, उसको दहाइयाँ सदियाँ लगती हैं एक प्लास्टिक की बॉटल को डिग्रेड होने में। अब वो क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ज़र्रात जो हैं वो पानी में रहते हुए वो आपके फूड चेन के अंदर दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि जब वो मछलियों के अंदर जाते हैं, मछलियाँ फिर आप कंज्यूम करते हैं, वो पूरे फूड साइकिल के अंदर प्लास्टिक के ज़रात आ जाते हैं, कार्सिनोजेंस, फिर हमारी बॉडी के अंदर कैंसर को ट्रिगर करते हैं। ये बात एक दफ़ा नहीं, ये बात हम बारहा बता चुके हैं। तो प्लीज़ ह्यूमन वेस्ट फेंकने से अवॉइड करें, चाहे आप बीच पे जा रहे हैं, चाहे आप शुमाली इलाकों में जा रहे हैं, चाहे आप नारान का खान जा रहे हैं। आजकल तो वैसे भी मौसम कुछ इस तरह का, अब से कुछ देर पहले जो मौसम चल रहा था उसमें बहुत सयाहों ने रुख किया मरी का, फिर नारान का, कागान का, आगे तो जाते थे, तो वहाँ से भी ये मनाजिर देखने को मिलते थे कि जो खाया पिया वहीं पे फेंका है। बाबूसर टॉप की जो हालत हमने की हुई है, आप सोचें कि बाबूसर टॉप के इतना गंदा किया हुआ है, वहाँ पर जगह जगह कचरे का ढेर आपको मिलेगा। जो बंदा पहली दफ़ा बाबूसर टॉप जा रहा है वो जाके इतना डिसअपॉइंट कहता है, यार ये देखने के लिए हम इतना लंबा सफ़र करके, इतना मुश्किल सफ़र तय करके बाबूसर टॉप के हैं। क्यों? क्योंकि हमने, इंसान ने जहाँ जहाँ कदम रखा है उस जगह को गंदा किया है।
और ये बात मैं आपको बारहा समझाता हूँ कि आप लोग प्लीज़ प्लांटेशन की तरफ आएँ। क्यों आप लोग प्लांट नहीं करते? महीने में एक आधा पौधा लगा लिया करें। अगर आप लोगों के पास जगह नहीं है लगाने की, आप अपनी बालकनीज़ में प्लांटिंग कर सकते हैं, रूफ प्लांटिंग कर सकते हैं। जिन लोगों के पास छत अवेलेबल है, अपार्टमेंट्स में जो लोग रहते हैं, कराची में, सिंस आपको पता है कि वर्टिकल कंस्ट्रक्शन है तो हमारे पास यहाँ पर जगह भी नहीं होती, तो आप लोग अपने आप इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं। ये बड़ी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो एज ए सिटीज़न हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बेसिक सिविक सेंस की बातें हैं जो बच्चों को बता दी जाती हैं बहुत कम उम्र के अंदर, लेकिन अब वो जाहिर सी बात है कि जब असातिज़ा के पास डिग्रियाँ ही जाली होंगी तो वो बच्चों को ऐसी बातें कैसे समझाएंगे। चलें जी, अब ज़रा आ जाते हैं, हम कुछ फ़िटनेस की बात कर लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि फ़िटनेस को आपको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने की बड़ी अशद ज़रूरत है, क्योंकि आप ना जो चीज़ें खा रहे हैं वो भी आपकी सेहत के लिए मुज़र है, जो आप आबो हवा इनहेल कर रहे हैं वो भी आपके लिए मुज़र है। अब ऐसे में जाएँ तो जाए कहाँ? ऐसे में सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास, वो है फ़िटनेस। आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में ज़्यादातर लोगों के पास जिम जाने का या वर्जिश करने का वक्त नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि अगर रोज़ाना सिर्फ 15 मिनट भी दुरुस्त अंदाज में वर्जिश की जाए तो सेहत और फिटनेस में नुमाया बेहतरी लाई जा सकती है। हमारे आज के प्रोग्राम में माहिर फिटनेस ट्रेनर से हम गुफ्तगू करेंगे, आपको बताएंगे 15 मिनट की वर्जिश जो आपने करनी है उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी आप एक्सरसाइजेस को अपना सकते हैं डेली और वो कब कब कर सकते हैं। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस एक्सपर्ट रिजवान नूर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने आज टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। ज़रा बताएं हमारे व्यूअर्स को 15 मिनट की एक्सरसाइज में वो क्या कर सकते हैं। देखिए हमारा तो ये माइंड सेट है ना कि भाई जिम जाना है, दोस्तों के साथ जाना है, प्री वर्कआउट मील लेनी है, फिर हमने कुछ पाउडर शाउडर भी पिएंगे, फिर आउटफिट आपके पास होना चाहिए, तो ये बहुत दिमाग के ऊपर लायबिलिटीज आ जाती हैं। तो फिर उसमें क्या होता है, जो इंसान जाने वाला भी होता है ना, वो भी बोलता है यार छोड़ो, इतनी कौन एग्जैक्टली। तो आज मेरी कोशिश ये होगी, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ये कि जो घर में बैठे वो लोग जो कि खासतौर पे जिम नहीं जाना चाहते, और वो लोग, क्योंकि हम लोग एक टीन एज को तो हम लोग केटर कर होते हैं, लेकिन वो लोग जो कि वाकई में जिम नहीं जा सकते, जिसके लिए उनके मसले हैं कि उनके पास इतनी ना एनर्जी होती है और वो थोड़ा सा ओल्डर एज की हम बात करें, तो उनके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज आज बताऊंगा। और वो एक्सरसाइज ऐसी होंगी कि आज हमने बहुत दफ़ा प्रोग्राम किया है, हमने कुछ कोर एक्सरसाइज, फ्लोर एक्सरसाइज हर दफ़ा बताई है, बट आज मैं उनको कुछ चेयर वर्कआउट जो है, जो कि आप एक कुर्सी पे, क्योंकि हर घर में कुर्सी होती है, तो आज कोई ये एक्सक्यूज ना दे कि कुर्सी भी नहीं है हमारे घर में। अच्छा, पहले मैं कहूँ आपका मैट कहाँ पे आज? तो आज आप चेयर वर्कआउट बताने जा रहे हैं, ताकि एटलीस्ट वो लोग जो कि कुछ नहीं करे वो चेयर के ऊपर भी बहुत कुछ कर चलें जी, प्लीज, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ जानने में। ओके, तो सबसे पहले तो हम अगर इस वाली चेयर से स्टार्ट करें, मेक श्योर कि आप जब भी पूरा दिन बैठे हो, आपका जो पोस्चर है वो पोस्चर बिल्कुल इस तरह से बैक पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए। जब भी आप इस फॉर्म में बैठ जाते हैं तो आप समझें कि आप अपने कोर मसल को टारगेट नहीं करें। तो जब भी आप पूरा दिन कहीं पे भी ऑफिस में बैठे हैं, आप डेस्क बाउंड जॉब काम कर रहे हो, तो आपका पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, शोल्डर्स आपके एक्टिव होने चाहिए। तो ये एक सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, अब हमारे पास चेयर है तो हम चेयर की तरफ चलते हैं और अपने नाजरीन को बताते हैं एक चेयर पे हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो लोग जो कि जिम नहीं जाते, और वो ख़वातीन भी ख़ासतौर पे, जो स्क्वाट्स वगैरह ऐसी एक्सरसाइज जो कि उनको डर होता है कि अगर हम स्क्वाट्स करेंगे तो शायद हम गिर जाएं, पीछे हमारे कुछ है नहीं चीज़, तो इसलिए आज हम इस चेयर का इस्तेमाल करें। अब कोशिश आपको करनी है, चेयर जो कि आपके घर में एक बेसिक चेयर होती है, ये फिर भी एक व्हील वाली चेयर है, तो ऐसी चेयर लें जो कि एक जगह स्टेबल रहे। अब स्क्वाट्स से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो स्क्वाट्स में एक डर होता है कि आप नीचे ना गिर जाएं, तो आप अपने पीछे चेयर रखें और अपनी मूवमेंट स्टार्ट करें। 10 से 15 रैप्स करेंगे और उसके बाद अगर आपको लगे कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकते तो आप यहाँ पर आके होल्ड भी अगर करते हैं तो इस फॉर्म में भी जितनी देर उसको होल्ड करेंगे आपकी पूरी लोअर बॉडी का वर्कआउट हो रहा होगा, और जब आपको हिम्मत हार जाए तो आप बैठ सकते हैं। एटलीस्ट ये चेयर आपको उस लेवल पर सपोर्ट करेगी। अब आते हैं हम उन लोगों पे जो कि एक्सरसाइज नहीं करते, जिनका वेट ज़्यादा है, एज ज़्यादा है, वो चेयर के ऊपर बैठ के अपनी नीज़ की मूवमेंट कर सकते हैं, जो कि कंप्लीट रिहैबिलिटेशन होता है। आप एक उम्र के ऐसे हिस्से में जाते हैं जहाँ पे फिजियोथेरेपी वगैरह आपको करवानी पड़ती है, क्योंकि आपकी नीज़ में इतना दम नहीं होता कि आप एक्सरसाइज करें। तो आप ये वाली जो मूवमेंट है ये आप लाजमी तौर पे कर सकते हैं। इसके एटलीस्ट 20 से 25 रैप और 3 बार अगर आप इसको करते हैं तो इससे आपकी जो नी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी और आपको चलने फिरने, उठने बैठने में एटलीस्ट सपोर्ट होगी। ज़बरदस्त। दूसरी चीज़, इसी में अगर आपको कुछ कोर की एक्सरसाइज करनी तो कोर की एक्सरसाइज भी आप इस फॉर्म में 1 लेग मूवमेंट ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपका कोर मसल्स एक्टिव हो रहा है। इसी तरह से अगर हम कुछ और अच्छी एक्सरसाइज की तरफ चलें तो मैं अपने नाजरीन के लिए एक ये वाली एक्सरसाइज जो कि हमारी मूवमेंट होती है लंजेस।
अब इस लंजेस पे अगर आप बिल्कुल सीधा करते हैं तो आपके क्वाड्स के ऊपर लोड आ रहा है, अगर थोड़ा सा अपने आप को टिल्ट करते हैं तो आपके ग्लूट्स के ऊपर भी एक्टिवेशन हो जाती है। तो इस तरह से अच्छा, इसमें तो चेयर बिल्कुल भी आपकी व्हील्स वाली नहीं होनी चाहिए ना? हाँ, मैंने इसलिए सबसे पहले बताया कि ये वाली व्हील चेयर नहीं यूज़ करनी, क्योंकि इसके थ्रू आप और किसी मसले में आ जाएंगे। तो एक बेसिक चेयर या फिर सोफा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द सोफा एज वेल। फिर इसके बाद आती है ट्राइसेप वगैरह की एक्सरसाइज। इसमें अगर आपके पास हैंडल्स हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में उठें और बैठ जाएं। वेरी नाइस। उठें और बैठ जाएं। अब इस मूवमेंट में होगा क्या कि आप इस तरह से मूवमेंट करेंगे तो आपके पूरे ट्राइसेप मसल्स एक्टिवेट होंगे। तो आप इस फॉर्म में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्या बात है। एक चीज़ जो कि बहुत अच्छा मैं चैलेंज बताना चाहता हूँ अपने उन तमाम लोगों को, अगर आप 40 की एज में हैं या फिर 40 से ज़्यादा हैं तो आपको एक चीज़ आज ट्राई करनी पड़ेगी। एटलीस्ट उससे आपको ये पता चलेगा कि आपका फिटनेस लेवल इस वक्त कहाँ पर है। सो आज मैं तमाम लोगों को चैलेंज दे रहा हूँ, जो 40 से ऊपर हैं उनके लिए अलग। फिलहाल ये वाला जो चैलेंज है, अपनी एक लेग को सीधा रखेंगे, ठीक है, हाथ अपने शोल्डर पर रखेंगे और सिर्फ इस फॉर्म में एक बार खड़े होंगे और वापस से बैठ जाएंगे। अच्छा, इससे एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि आपकी टांगों में अभी कितनी ताकत है, लवली, कि आप आगे कितना चल सकते हैं। और फिर वो लोग जो 40 से नीचे हैं, जो जिम शिम जाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उनको यही एक्सरसाइज बगैर चेयर के और आपको इसी फॉर्म में पूरा नीचे बैठना पड़ेगा और फिर वापस से उठना पड़ेगा। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त आपका फिटनेस लेवल क्या है। रिजवान, अब आप जरा यहाँ पे मुझे बता दें, मुझे ये बता दें, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने एक्सरसाइजेस बता दी हैं। अब ये तो जो नौजवान है उनका मसला सिर्फ ये है कि वो बड़े डीमोटिवेटेड रहते हैं। और ये जो भी आपने ये जो एक्सरसाइजेस बताई है ना, अक्सर नौजवान तो इसमें ऐसे चक्कर भी आ जाते हैं उनको, वो आयरन लो होता है और विटामिन, हमारे तो ये वाले मसाइल हैं। थोड़ा सा वार्म अप वगैरह ज़रूर करें। ये जो है एक टेस्ट है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक इंटरनेशनल कंपनी है जिन्होंने ये टेस्ट किया कि जो 40 से ज़्यादा वाले लोग हैं उनको एक टेस्ट में ये सिर्फ जाहिर किया कि हर डेकेड में, हर 10 साल में आपकी बोन डेंसिटी कम होती है। क्विकली ये बता दें कि नौजवान मोटिवेशन कैसे गैदर करें? मोटिवेशन कैसे गैदर करें? नौजवानों के लिए जिम्स खुले हुए हैं, जिम जाएं, अच्छा सा तगड़ा वर्कआउट करें। यू कैन गो फॉर अ गुड डाइट, सब कुछ अच्छा खाएं पिएं। जो एक ज़िंदगी का जो सबसे मसला है कि एक्सरसाइज करें और अच्छा खाएं। अगर सिर्फ खाने पे फोकस करा वेट बढ़ेगा। इसी तरह से अगर एक्सरसाइज के साथ खाते रहेंगे तो हमेशा ज़िंदगी भर फिट रहेंगे। लवली, थैंक यू वेरी मच रिजवान, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज बताई। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, ईट क्लीन, कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन, स्टार्ट प्लांटिंग एंड ऑल्सो अब मानसून का सीज़न है तो आप लोग ज़रा घर से बाहर निकलते वक्त भी एहतियात करें। मुझे दें इजाज़त, में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।